सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि पुरुष इसमें 60% शामिल किए गए, महिलाएं इसमें शामिल की गई 40, 126 विधानसभा सीटों पर यह हुआ है। हमने कास्ट वाइज प्रेजेंटेशन भी इसमें किया, रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल ट्राइब की 16% ली गई है, शेड्यूल कास्ट की 8% उसका प्रतिशत उसमें दिखाई देगा, ओबीसी 32% और मुस्लिम 29% मुस्लिम यहाँ पर दिखाई देंगे। और खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, असम में बन रही है बीजेपी की सरकार। इस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान में 88 से लेकर वहां पर 100 सीटों का अनुमान है। 88 से 100 सीटें एनडीए की और 24 से 36 सीटें कांग्रेस की। वही कांग्रेस जो पिछली बार 27 सीटों पर अटक गई थी, इस बार भी बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर पूरे कुनबे को, कांग्रेस प्लस को सिर्फ 24 से 36 सीटें बताई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ती है, अगर वो 100 सीटों का आंकड़ा छू लेती है, तो अब तो इस सेंचुरी के साथ रिकॉर्ड बना देंगे वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है, उसमें जो शामिल दल है, उसमें अगर हम बाइफरकेशन देखें तो उसमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी 70 से 88 सीटें जीत सकती है। यह अनुमान उस पर रखा गया है। असम गण परिषद 7 से 9 सीटें जीत सकती है और बोडो पार्टी है वहां पर, बोडो पीपल्स फ्रंट जो है बीपीएफ, वो 9 से 11 सीटें वहां पर जीत सकती है। जबकि कांग्रेस का आंकड़ा अभी भी वहीं के वहीं नजर आ रहा है। 22 से 30 तक कांग्रेस पार्टी वहां पर सीटें जीत सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम एनडीए का वोट परसेंटेज देखते हैं तो वोट परसेंटेज में भी इजाफा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को मिला था 37% वोट, 7% एजीपी को, असम गण परिषद को और बोडो पीपल्स फ्रंट को 4%। और इस बार जो वोट मार्जिन हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, 48% तक वोट परसेंटेज पहुंच सकता है एनडीए का, लेकिन +-2 का इसमें हमने डिफरेंस किया है। तो पिछली बार से मुझे लगता है कि उतना ही वोट परसेंटेज लगभग। और एक बड़ी बात इस पे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 2 या 3% का फर्क था, लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन किया गया है उसके मुताबिक 6% का फर्क इसमें हो सकता है। तो असम में कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 70 से 88 सीटें मिलने का अनुमान एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में बताया गया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें पिछली बार उनको मिली थी और इस बार उनकी सीटें बढ़ती हुई, जबकि कांग्रेस की सीटें वहीं की वहीं अटकी हुई यहां पर नजर आ रही है। एग्जिट पोल के रुझानों को अगर हम सही माने तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि डीलिमिटेशन के बाद जिस तरीके से सीटों का परिसीमन बदला, उसका फायदा बीजेपी को होगा, ये उनका प्रेडिक्शन था। और अगर एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल सही निकल रहा है तो साफ नजर आता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर असम की गद्दी संभाल सकते हैं और दूसरी तरफ एनडीए एक बार फिर सत्ता में आएगी और वो भी पिछली बार से ज्यादा सीटें पाकर यहां पर सत्ता पर आते हुए नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की, अगर हम एग्जिट पोल के ही रुझानों को नतीजे माने और उनके एग्जिट पोल के नंबर सही साबित हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एनडीए के कुनबे के साथ वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। और अगर 88 से 100 सीटें एनडीए का ऊपर आई है, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सीधा 88 से 100 सीटें आती हुई दिख रही है। 24 से 36 पर अगर पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा अटकता हुआ दिख रहा है तो ये अपने आप में एक ऐसा संकेत है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो कैंपेन था बहुत आक्रामक थे और गौरव गोगोई को उन्होंने बिल्कुल घेर दिया था पाकिस्तान के मुद्दे पर और उनकी पत्नी के मुद्दे पर, ये सब उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जो वाकई वहां पर इंट्रिंसिक सबसे बड़ा मुद्दा है, असमिया बोलने वाले मुस्लिम वर्सेस बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम, यानी जो बांग्लादेश से आए हैं, ये जो उन्होंने जो मियां मुसलमान वाला जो पूरा उन्होंने अपना कैंपेन किया वो मकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरह से सीट्स आती हैं तो, लेकिन अभी 4 मई का इंतजार करना होगा। अपने दर्शकों को बार बार बताना चाहते हैं 4 मई का इंतजार करना होगा। 4 मई को ही कुछ भी इस पर कहा जा सकता है। लेकिन शशि शेखर जी आप भी सही साबित हुए, बाकी आशुतोष जी और रागी जी भी सही साबित हुए। शशि जी, ये तो 2/3 मेजोरिटी, अगर अब मैं सिर्फ एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल पर टिप्पणी कर रहा हूँ। 4 मई को नतीजे आएंगे, ये नतीजे नहीं है जी, ये नतीजे नहीं है, लेकिन इस कयास को देखकर सीधे सीधे 3 बातें साफ हो रही है। पहली बात ये कि 2/3 मेजोरिटी से एनडीए जीत रही है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के बावजूद अपना आंकड़ा नहीं बढ़ा सकी। महाजोत उन्होंने तोड़ा,
अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लिए कोई स्थिति क्रिएट नहीं कर पाए। तीसरी बात, गोगोई का घेराव पाकिस्तान या ये सब नहीं था। गोगोई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के अपने अंदर की कलह थी, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां कांग्रेस के छोटे डायनास्ट करते हैं, वो हर प्रदेश में उनके लिए दिक्कत तलब साबित हो रही है। मैं एक तरफ से बहुत से नाम गिना सकता हूं। शशि जी, ये भी हो जाता है ना कि हैंडपिक्ड बाय राहुल गांधी। हाँ, कि भाई तुम जाओ वहां पे विधानसभा। कोई बात नहीं, राहुल हो चाहे प्रियंका हो या कोई हो, लेकिन मैं ये भी एक फैक्ट है, सिर्फ राहुल गांधी ही दोषी नहीं है। ये छोटे डायनास्ट राहुल बड़े डायनास्ट को खा रहे हैं। दूसरी बात, हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जो हिंदुत्व की सबसे प्रखर आवाजों में एक है। हेमंत बिस्व शर्मा हिंदुत्व पर ही अकेले भरोसा नहीं करते, बल्कि वो डिलीवरी पर भरोसा करते हैं। हेमंता ये भी जानते हैं कि महिलाएं वोट डालती हैं हमें। यही मैं बता रही हूँ, सुनिए ना, नंबर यही बता रहे हैं। 88 से 100 का एनडीए का जा रहा है, 24 से 36 आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है, 38 का कांग्रेस प्लस का। एआईयूडीएफ शायद इस बार खाता भी ना खोल पाए, जो स्थिति बनती हुई दिख रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी यूपीपीएल और अन्य को भी आप देख रहे हैं जीरो आते हुए। और पिछली बार एआईयूडीएफ और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, इस बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करने से इनकार किया था। लेकिन फिर भी नौबत वही की वही दिख रही है, ना उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, ना इनको दिख रहा है। और हाल ये है कि आशुतोष जी एक टिप्पणी इस पर, महिलाओं में खास तौर पर जो लोकप्रियता है हेमंत बिस्व शर्मा की। एक सवाल मैंने उनसे इंटरव्यू में वहां पंचायत में पूछा था कि आपको सब मामा यहाँ पर कहते हैं, तो बोले कि पहले दादा कहते थे, अभी मामा कह रहे हैं। कुछ दिन में हो सकता है कि वो और भी बुजुर्गवार मुझे बता दें, धीरे धीरे मेरी बाबा बोलेंगे। मेरी उम्र बढ़ रही है तेज, लेकिन गजब लोकप्रियता। उनके पूरे हाथ में नाखून के निशान थे, क्योंकि सब उनको रैलीज में पकड़ रहे थे। और ये जो एक्सेस माई इंडिया का वोट शेयर है, इसमें दिखा रहा है कि मेल में जो 46% है वो भी बढ़कर हुआ है, 3% का इजाफा। लेकिन महिलाओं में 50% पार वो जा रहे हैं, 51% छू सकते हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। वो तो खैर एग्जिट पोल का नहीं। मेरी दिलचस्पी असम में सिर्फ इतनी सी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले अपने बल पे 63 से ज्यादा सीटें ला सकती है, नहीं ला सकती। कम से कम आपका जो सर्वे है ये कह रहा है कि 70 से 88 सीटें आती। अगर ये है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में वहाँ किसी दूसरे गठबंधन के साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चलते हैं साथ में, क्योंकि वोट डिवाइड होता है सीट वाइज, ये इतना इजी नहीं होता है। मैं कहता हूँ हर पार्टी की ये कोशिश होती है ना अपने बल पे सरकार बनाए, क्यों किसी की डिपेंडेंट रहे। इस वक्त जो सरकार थी उसमें सिर्फ 60 सीटें थी उनके पास 126 में से, और उसमें 93 पे चुनाव लड़ा था। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रसार असम में हो रहा है, पहले से ज्यादा होता जा रहा है। अगर यही नतीजे आते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं थी, क्योंकि असम के चुनाव से साफ लग रहा था कि वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन की स्थिति बेहतर है। लेकिन एक चीज जो अच्छी हो रही है वो ये कि एआईयूडीएफ वहां पूरी तरीके से गायब हो रही है। मतलब धर्म के आधार पे या जाति के आधार पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है और वो अगर अपने स्थिति को आगे करती तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती। ठीक है, हालांकि अपने दर्शकों को बता दें ये नतीजे नहीं है। नंबर 1, ये नतीजे नहीं है, ये एक्सेस माई इंडिया का अनुमान है, जो वो जमीन पे अपने सैंपल साइज के साथ हर तरह के सेगमेंट को शामिल करके वो इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो चीज मुझे इस पे आशुतोष जी को ये भी आज तक का कोई सीधा योगदान नहीं है। नहीं, इसमें आज तक का तो सीधा योगदान नहीं है। एक तो ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है और नतीजे 4 तारीख को आएंगे। अभी तो जो है सिर्फ नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है कि सब अपने आप को साहिल जो आशुतोष कह रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि धर्म के आधार पर। बदरुद्दीन अजमल को पहले भी हरा चुका है लोकसभा में। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का पूरा वोट एक तरफा शिफ्ट किया है। मतलब अरे भाई, जो सच्चाई है उसको क्यों से नीचे इग्नोर निकल कर नहीं रहे पाते हो हैं? यार, उससे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मुसलमानों से नीचे लेकिन आपको जो सच्चाई है लिमिटेड पॉइंट ये है, लिमिटेड पॉइंट ये है कि एक सेकंड कि ये वोट लगता है जो बीजेपी को हरा सकता है उसको एक मुश्त वोट दो। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं आशुतोष जी, तो ये तो बहुत बेसिक है इंडियन पॉलिटिक्स में। मैं तो इतनी बात नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। बहुत ना समझ। तो टीएमसी के पीछे काहे 75% चले गए? मैं एक मिनट मुझ पर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूं। मैं एक बात ये बात कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 62 से ज्यादा सीटें लेकर आती है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रसार वहां लगातार हो रहा है। एक मिनट। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से वहां डिलिमिटेशन किया गया, आपने 30-32 सीटें जहां मुस्लिम वोटर को बहुतायत हो सकती थी या डिसाइसिव हो सकते थे, आपने उसको घटा के 22-23 पे लाके खड़ा किया।
इसको भी तो फैक्टर इन करना पड़ेगा, नहीं फैक्टर इन करना पड़ेगा? आप सरकार के अंदर हैं, आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं और आप एक कम्युनिटी विशेष के नहीं, लेकिन इससे पहले भी और दो बार से लगातार मुसलमानों शेखर जी नहीं, को मुझे इस पर एक मिनट, अरे बारी से प्लीज अरे भाई मुझे तो बोलने दीजिए ना। लीजिए, मुझे इस समय बोलो। पर मैंने एक बात जो कहा, अपने समय पर बोले। मैंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पे राजनीति करती है, आईडीएफ की क्या प्रॉब्लम है वहां पे? भाई आप हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स करते तो सबको साथ लेके चलने की बात करिए। एक धर्म विशेष की पार्टी बनेगी इस देश के अंदर और वो अगर अच्छा करेगी तो ये देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, दूसरे और एक चीज मुझे पूछनी है इसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दो बातों का जिक्र किया गया था जो शशि शेखर भी कर रहे थे कि बेसिकली प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर पर असम की, नंबर 1। नंबर 2, गौरव गोगोई पहली बार विधानसभा का चुनाव जोरहाट से लड़ रहे थे, जहां से वो लोकसभा की सीट जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद समय पर अलायंस नहीं बना पाना, अलायंस बनाने के बावजूद भी फ्रेंडली फाइट्स में इन्वॉल्व होना, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल साबित हुआ कि नहीं हुआ, जो बाकी राज्यों में दिखाई दिया। मुझसे पूछा तो मुझे जवाब तो देने दीजिए यार। अगर मुझसे पूछा मुझे जवाब दीजिए, आप बोलिएगा उसके बाद। देखिए साहिल, मैं एक बात कह रहा हूं, पार्टी इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि हम यदि बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन में जाएंगे तो पोलराइज हो जाएगा और ज्यादा पोलराइज होगा, लेकिन जो बनाने की कोशिश की वो भी तो ठीक से नहीं बनाया। जो अगर ठीक से कर लिया होता तो ये तो नहीं दिखाई पड़ता ना एग्जिट पोल में। मैंने जो बात कही है, 48% लोग कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ही सीएम बने। हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता पर एक बार फिर से इसके हिसाब से मुहर लग रही है। और जानते हैं 2% कह रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, हंग्रामा मोहिलारी को 1, गौरव गोगोई को 32, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट 3, अखिल गोगोई 3, बदरुद्दीन अजमल 2, प्रमोद बोरो को 3 और अन्य को नहीं जानते कहने वाले 6%। तो 48% के साथ लगभग आधे का ये लोकप्रियता में अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के कामकाज, उनके तौर तरीके और जिस तरह से अगर चूंकि हम लोग तो गुवाहाटी और आसपास गए थे तो उन इलाकों में आप देखिए तो एक जो फैसले लेने की और जो डिसीजन लेकर काम कराने की, और ये उनका अच्छा डांस दिख रहा है शशि जी। ये जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन कनेक्ट इस बार किया, जिस तरीके से पूरी तरीके से कम्युनल कैंपेन उन्होंने किया, जिस तरीके के विज्ञापन मीम निकाले, क्या वो देश के लिए ठीक बात है? क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से उसको खुली छूट मिल जाएगी कि हम एक कम्युनिटी विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को लगातार टारगेट करेंगे? इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे थे, क्या गलत है? टारगेट कर रहे थे इमिग्रेंट्स को टारगेट करने में बिल्कुल इमिग्रेंट को टारगेट नहीं कर, आप बहुत नासमझ अगर आप इस तरीके की बातें सीधे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। प्लीज एक सेकंड, जरा आगे के नंबर्स देख लीजिएगा। देखिए ये कैसे पोलराइजेशन हो जाता है। अगर आप इलाके वाइज चले जाए, असम के भीतर, बोडोलैंड के भीतर, जाहिर सी बात है कि उनके पास में वो पार्टी उनके साथ में है, उनका लीडर है, जाहिर से उसके वजह से एनडीए को फायदा वहां पर होता हुआ 13 से 15 सीटें वहां पर जीत रहे हैं। सेंट्रल असम के भीतर भी इस बार एनडीए 31 से 35 सीटों पर जाकर पहुंच रही है, सबसे ज्यादा फायदा सेंट्रल असम के भीतर। लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपर असम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, इस बार भी उनके साथ में नजर आ रहा है। जो भी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है वो लोअर असम के भीतर दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पोलराइजेशन साफ है। जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोटिंग है वो कांग्रेस पार्टी, और बाकी वोटिंग उसी बिना पर जिसका जिक्र शायद आशुतोष कर रहे थे, क्या बीजेपी छीन रही है कांग्रेस पार्टी? केरल पुडुचेरी के भी नतीजे आ रहे हैं, जल्दी शशि। अब मैं इस बात को साफ करे दे रहा हूँ। कांग्रेस के लिए मुसलमान एक अलग तरह का डायलेमा बन गया है, वही उसकी ताकत है। अगर मुसलमान साथ ना हो तो तेजस्वी यादव, स्टालिन, अखिलेश, कोई भी उनसे समझौता नहीं करेगा। तो एक वो उनकी ताकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बनता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुली उसे मुसलमानों की पार्टी साबित कर देती है। लेकिन इन दोनों बातों के बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता का तड़का कोई भी पार्टी न लगाए तो बेहतर होगा। लेकिन वहां पर असम को आप भी जानते हैं शशि जी, वहां पर जो अवैध घुसपैठ है वो इंट्रिंसिक मुद्दा है भाई। असम अकॉर्ड आप पूरा इतिहास देख लीजिए, वहां पर जिस तरह से अवैध घुसपैठ हुआ है
वो सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी जब भाई 70 के दशक, चरम पे थे तो यही टॉपिक 70 के कांग्रेस ही दशक उठाती थी। में 70 के दशक में जब वहां पर असम में आंदोलन हुआ था बाहर के लोगों को हटाने का, तब भी हम लोग इतने बड़े तो हो गए थे कि अखबार पढ़ते थे, समझ जाते थे। लेकिन जो मैं असम एक एक्वार्ड बात का बोलूं प्रॉमिस है इसमें। वो तो किसी ने सर, पूरा देखिए, नहीं किया। वो कर ही नहीं वो तो सकते, हमारा नहीं किसी ने सकते, पूरा नहीं नहीं किया। कर कर ही नहीं सकते। सकते। खुद हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि सबको लेकिन बाहर इशू- नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल भूषण कुमार एक मिनट, महता ने सचिन बाद में कहा कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी रजिस्टर बनाना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर देख रहा हूं कि कांग्रेस को अपने जिस तरह पर फैलाने चाहिए वो फैलाने में वो नाकाम साबित हो रही है, और इसके लिए कांग्रेस को सोचना जरूर पड़ेगा। शशि जी, आप जिस बाहरियों की बात कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आए घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, उसकी तो पहचान हो चुकी है ना। वहां पे 16.5 लाख, उसमें 7 लाख मुसलमान है और 9 लाख के आसपास हिंदू हैं। क्यों नहीं आप उनको बांग्लादेश भेजते? किसने आपको रोका है? वो 6 साल से लगातार लिस्ट पड़ी हुई है। वो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर। प्रधान अभी अमित शाह जी ने क्या कहा? डिटेक्ट, डिलीट कहा ना उन्होंने, डिपोर्ट। तो जब आपने डिटेक्ट कर लिया है तो क्यों नहीं आप उनको डिपोर्ट कर रहे हैं? इस बात पे बांग्लादेश से बात क्यों नहीं हो रही है? 70 लाख लोगों को कैसे डिपोर्ट 17 करें? लाख, 16 लाख। नहीं, उनका कहना है कि अरे वो भाई, आंकड़ा बांग्लादेश से 70 बात तो करिए आप। अरे भाई, उनका कहना दूसरा है। जो उन्होंने डिटेक्ट कर लिए, उनकी घेराबंदी हो गई, उनके वोट कट गए, उनका सब कुछ हो गया, वो भी हो रहा है। मैं इसमें गवर्नमेंट बेईमानी नहीं कर रही, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लोग आ जाते हैं और उनको हटाने के लिए जब एक फैसला कुन काम नहीं होता है, वो दिक्कत अलग है। और उसके लिए बातें इस पर गृह मंत्री ने कही है शशि जी। हाँ। उन्होंने कहा अगर बंगाल में हमारी सरकार रहती है तो पूछा गया उनसे कि सबसे पहली प्राथमिकता, पहला काम क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं बॉर्डर को सिक्योर करूंगा। यस, उन्होंने कहा मेरा पहला काम होगा बॉर्डर को सिक्योर करना पूरे बंगाल में, ताकि वहां से अवैध घुसपैठ ना हो, जिसमें अभी सीआरपीएफ और अन्य जो फोर्सेस मानती हैं वो जगह नहीं दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, और आज भी जो न्यू टाउन है कोलकाता में, जितने, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ग्राउंड पर जाने पर बहुत पता चलता है, कई वहां पर बांग्लादेशी हैं जो वहां पर वो घोस्ट जैसी जगह बन गई हैं। कई बांग्लादेशी पहले से ही वहां से निकल गए हैं। तो उनका ये भी कहना था कि भारी तादाद में, चाहे असम हो यहाँ हो, धीरे धीरे वो खुद ही अपनी तरफ जा रहे हैं, और जिनको डिपोर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होगी उसको भी हम बहुत तेजी से इस वाले आने वाले दिनों में यहाँ करने मैं वाले हैं। आपको अपना एक नोएडा का उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक महिला काम करने आई, हमने पूछा कहाँ की हो, उससे कटिहार के हैं। उसके पास कटिहार का वो आधार कार्ड और वोटर आईडी था। उसका नाम जो था वो अल्पसंख्यकों वाला नाम था। तो उसने अपना नामा बताया, हमने काम दे दिया, काम करने लगी। अचानक बंगाल के चुनाव से पहले उसने कहा दीदी हम तो जा रहे हैं बंगाल वोट डालने के लिए। अरे बंगाल में तुम्हारा वोट कहाँ है भाई, तुम तो कटिहार की रहने वाली हो। और वो साहब बंगाल चली गई। आखिर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम के साथ जो नहीं होना चाहिए। ये एक उदाहरण हमारे मैं आपको केरला और तमिलनाडु केरला के नंबर के इस भी वक्त आ रहे नतीजे हैं। बताएंगे। केरला के नंबर आ रहे हैं। इंडिया का एग्जिट पोल, केरल में यूडीएफ को 78 से 90 सीटों का अनुमान। तो अब हम केरल के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। केरल में बन रही है एक बार फिर कांग्रेस की सरकार, एलडीएफ, यानी पलटवार। यहाँ पर जो से एलडीएफ की सरकार को हटाकर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनते हुए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार केरल के भीतर बन सकती है, जो कांग्रेस लीड करती है, जबकि एलडीएफ को 49 से 60 सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और वहां की एक लोकल जो पार्टी है वो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, 0 से 3 सीटें उसमें मिल सकती है, इसका अनुमान किया गया है। तो एलडीएफ को 49 से 62 सीटों का अनुमान यहां पर रखा गया है। यानी अभी भी उनका परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रहा है वो वोट परसेंटेज पर भी हम जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि आखिरकार कितना वोट परसेंटेज का फायदा उसको मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 44% यानी 5% वोट का उछाल यूडीएफ की तरफ केरल के भीतर, जबकि एलडीएफ को 39%, 6% वोटों का नुकसान वोट प्रतिशत में एलडीएफ को, जबकि एनडीए को 14% वोट यानी 3% वोट बढ़ते हुए उसका भी अनुमान इस एग्जिट पोल में लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि केरल में सत्ता परिवर्तन का इशारा कर रहा है एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल। जो लेफ्ट डेमोक्रेटिव, जो वाम दलों के पिनरई विजयन इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, ऐसा लगता है कि उनका खेल खत्म हो सकता है। और वहीं पर यूडीएफ की, यानी जो कांग्रेस लेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है 78 से 90 सीटों के साथ। वोट परसेंटेज में भी 5% का उधर इजाफा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए भी, यानी जो बीजेपी है अपने अलायंस के साथ, वहां पर वो
0 से 3, ऐसा भी मुमकिन है कि फिर 0 पर रह जाए और ऐसा भी मुमकिन है कि 2 से 3 सीटें आ जाएं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां असम में आपने देखा कि सत्ता बरकरार है, वहां पर एक बार फिर से हेमंता की सरकार बन सकती है। वहीं केरल में सत्ता तख्ता पलट है, जिसमें सीधा एक बार जरा ये भी बता दें कि यूडीएफ के भीतर पार्टनर्स कौन है। तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये नंबर 2 की पार्टी यूडीएफ के भीतर है, केईएस, आरएसपी, बीजेपी की तरह ये यूडीएफ की तरफ है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पे सीपीआईएम, सीपीआई और तमाम लेफ्ट पार्टीज उसमें शामिल है, जबकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, बीडीजेएस और बाकी इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय एनडीए ये भी उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। भी शामिल है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये दिलचस्प खबर केरल से आ रही है। कम्युनिस्ट पार्टियों के टूटे हुए धड़े भी शामिल है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के टूटे हुए धड़े भी शामिल कम्युनिस्ट हैं। पार्टी और कांग्रेस पार्टी के टूटे हुए धड़े भी एलडीएफ में शामिल है। ये तो ये स्प्लिट बड़ा अलग तरीके से, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर अंततः, अच्छी खबर अंततः। लेकिन सबसे बड़ी बात के लिए भी बुरी खबर है, बता दीजिएगा। बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात, पुडुचेरी का भी नंबर आपको बता रहे हैं। पुडुचेरी में भी आपको बता देते हैं किसकी बन रही है सरकार। तो एनडीए को 16 से 20 सीटों का अनुमान दिख रहा है, यानी एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल एक बार फिर से वहां पर इशारा कर रहा है कि वहां पर पुडुचेरी में 16 से 20 सीटें मिलकर फिर से वो सत्ता में। एनआरसी प्लस जो है आपको बता रहे हैं, एनआरसी जिसके रंगस्वामी इस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो एनडीए जो है वहां पर वो एआईएनआरसी जिस पार्टी के रंगस्वामी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस जो है वहां पर अपनी पार्टियों के साथ, एनडीए में बीजेपी, एआईएनआरसी कौन सी पार्टी, रंगस्वामी जो सीएम बने हैं, और एडीएमके यानी अम्मा की जो पार्टी है वो भी वहां पर है, और एलजेके, ये तमाम पार्टियां हैं। वही कांग्रेस में कांग्रेस और डीएमके वहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। और कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो वहां पर सरकार बनती हुई 30 कुल सीटें हैं, तो सरकार बनती हुई दिख रही है एनडीए की, यानी 2/3 मेजोरिटी से। मुझे एक बार फिर केरल ले जाना है, क्योंकि केरल मेरे ख्याल से बात करना बहुत जरूरी है। पर एक बार नंबर्स पे वापस जाएंगे, पुडुचेरी का नंबर एक बार। 2 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां पर बीजेपी अपना सरकार कायम रखने में एनडीए ज्यादातर भूमिका निभा रहा है। पुडुचेरी में 16 से 20 उनकी आती हुई दिख रही है, दोनों जगह 2/3 है। वहीं असम में आप देखिए बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। असम में बीजेपी कितनी सीटें, प्रचंड जीतों के साथ, वोटों के साथ, वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन इसी के साथ केरलम में अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए आई है, जहां पर वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। तो पुडुचेरी पर भी नजर रखिए, क्योंकि छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां पर भी जो ये एआईएनआरसी जो पार्टी है एन रंगस्वामी की, उसके साथ मिलकर बीजेपी 16 से 20 सीटें और वहां पर भी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो 2 राज्य उनकी जो थी वहां पर वो बरकरार कर रख रही है। बीजेपी को 4 से 6 सीटें पुडुचेरी में, जो सवाल आप पूछ रहे थे कि इस, लेकिन बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर 2 तो राज्य इनके पहले से थे, वहां पर बीजेपी बरकरार रख रही है। पश्चिम बंगाल, हालांकि तमिलनाडु में मुश्किल है या नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दूसरी तरफ। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक्टर विजय की पार्टी जो तमिलनाडु के भीतर है, उसका असर भी पुडुचेरी में दिखाई दे रहा है, जो माना गया। वो एक्सटेंशन है वहां पर, उसका असर भी वहां पर दिखाई कितना असर हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु में भी अगर असर होता है और तमिलनाडु में विजय का सुपरस्टार है वहां के, उनका असर होता है, तो वहां पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ना उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, ना बीजेपी के साथ। इधर डीएमके स्ट्रांग है, एडीएमके अलग है, विजय अपने दम पर लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु भी बहुत इंटरेस्टिंग। तमिलनाडु में लेकिन बीजेपी को उम्मीद नहीं के बराबर है, केरलम में ना के बराबर है, पुडुचेरी, असम वो रिटेन कर रहे हैं। असल नजर सबकी पश्चिम बंगाल पर रहेगी, पश्चिम बंगाल में क्या होता है। लेकिन वापस केरल की अगर बात कीजिए तो वाम दल एक ही जगह उनके पास बची हुई थी सत्ता, टीवी के गठबंधन का खाता पुडुचेरी के भीतर खुल सकता है। जो इस एग्जिट पोल का जो अनुमान दिखाया जा रहा है, उसमें यह भी कहा गया है कि एक्टर विजय की पार्टी का जो गठबंधन पुडुचेरी के भीतर है, उनका खाता भी वहां पर खुल सकता है। यानी 2 से 4 सीटें टीवीके के गठबंधन को वहां पर मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 सीटें वहां पर मिल सकती है, और टीवीके गठबंधन को 2 से 4 सीटें वहां पर मिल सकती है। यह अनुमान वहां पर रखा गया है। यानी इसका मतलब यह कि विजय की अधिकृत तौर पर एंट्री अब तमिलनाडु और पुडुचेरी के पॉलिटिक्स में
होगी, ये बात इस पर साफ नजर आती है। इसका असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के विक्ट्री पर भी पड़ा होगा। मुझे लगता है विजय के यहाँ तो जहां पर जिसकी सरकार उसके खिलाफ टीवीके का ये काम चलेगा, तमिलनाडु का देखना बाकी देखना है कि उधर उल्टा असर होता है कि नहीं होता। 23-24% तक कहा जा रहा है। जरा एक बार लेकिन केरल के आंकड़े दिखा दीजिएगा, क्योंकि केरल के आंकड़े मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आखिरी बेस्टियन हम कहते हैं कि किला कम्युनिस्ट पार्टियों का वो भी ढह गया। और पहले बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद आज की स्थिति में जो केरला एकमेव अकेला जो किला बचा हुआ था वो भी वहां पर और कांग्रेस की आखिरी उम्मीद थी कि विस्तार हो सकेगा। इस तरह कम से कम साउथ के 3 स्टेट्स में उसकी हुकूमत हो गई, तो हमेशा साउथ ही उसको संजीवनी देता रहा। जैसे कि मुझे जरा कम्युनिस्ट पार्टियों पर आपसे पूछना है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों का एक वक्त ये जो दबदबा था जिसके वजह से भारत की राजनीति में एक चंक कम्युनिस्ट पार्टी लेकर लोकसभा में पहुंचती थी। लोकसभा में उनका स्तर घटता गया 2009 के बाद, और अब असेंबली में 0। ये आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी राज्य में पार्टी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसी के साथ वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी तो है, तो केरला अब वायनाड से सांसद है। तो फिर अब केरला वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद है। प्रियंका गांधी सांसद। भाई बहन में कोई अंतर नहीं है। नहीं, फिर भी गलत थोड़ी बताया जाएगा। सांसद तो प्रियंका मुझे गांधी। तो हैरानी इस बात को लेकर ये थी कि जब दुनिया के नक्शे से 1990-92 के आसपास लेफ्ट का सफाया हो गया, तो भारत में इतने लंबे समय तक कैसे रहे। और उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो ज्योति बसु जैसे नेता के होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल से लेफ्ट पूरी तरीके से साफ हो गया, त्रिपुरा से पूरी तरीके से साफ हो गया, और केरल के अंदर जो लेफ्ट फ्रंट बचा भी है वो दरअसल वो लेफ्ट फ्रंट है जो विजयन की बात करते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये केरला में रूल आउट मत कीजिए, क्योंकि केरला में यूडीएफ एलडीएफ ये पिछली बार हुआ था कि दो बार लगातार एलडीएफ आया, ये पिछली बार ही हुआ। पूरा तो कर लेना, वहाँ हमेशा सत्ता पलटती रही। एक लाइन से बोल रहा हूं, का सवाल है इसको लेकर। केरल के अंदर जो लेफ्ट फ्रंट था वो लेफ्ट फ्रंट था, वो पिनराई विजयन ने उसको लेफ्ट में चेंजेस करके लाया। उन्होंने अपने आप को केरल से जोड़ने की कोशिश की। जैसे सबरीमला का मामला था, सबरीमला के मामले में केरल की सरकार ने लेफ्ट फ्रंट ने अपने आप को पूरी तरीके से यूटर्न लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां जो केरल वहां पर बीजेपी की भूमिका और लेफ्ट की भूमिका एक ही है सबरीमलाई को लेकर। और शशि जी इसीलिए एडिशन चीज, क्योंकि तमिलनाडु के नंबर आएंगे इसीलिए पूछना जरूरी है। लेफ्ट का डिबैकल अगर होता है, अगर ये एग्जिट पोल सही निकलता है तो बीजेपी के राइज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा क्या? क्योंकि हिंदू वोट केरल के भीतर सबसे ज्यादा लेफ्ट पार्टीज लेकर जाती। मैं इसी बात देखिए अभी बीजेपी के बजाय मुझे 2 बातों को बोलना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी का राइज जब होगा तब होगा। पहली बात ये लेफ्ट का जो भी डिबैकल है, लेकिन इसे लेफ्ट का समापन नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, ये एक चुनावी डिबैकल है। ठीक है। दूसरी बात, पिनराई विजयन के साथ उनकी उम्र नहीं थी, वे तीसरी पीढ़ी के नेता थे, 10 साल हुकूमत कर चुके थे, और उनके सदस्यों के ऊपर, मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इधर के दिनों में वो श्रमिक यूनियनें जो कि उनके साथ खड़ी रहती थी, उन्होंने भी विरोध की आवाजें बुलंद की थी। लेकिन हमें कांग्रेस की भी कुछ अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो राहुल गांधी रहे हों या प्रियंका गांधी, में उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन वहां 2 लोगों का बड़ा चमत्कारिक उदय हुआ है, वीडी सतीशन और के सुधाकरन। इन दोनों लोगों की वेणुगोपाल बनेंगे क्या मुख्यमंत्री? मैं उस पर सबसे पहले आप सभी को रोक रही हूँ क्योंकि 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हो रही है, तो हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उन सबको सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाते हैं। याद रखिए, ये नतीजे नहीं है, ये अनुमान है, आंकड़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। 4 मई को जनता का फैसला आएगा और वो सर्वोपरि होगा। लेकिन शुरुआत हम असम से कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा अपने धुन में नजर आ रहे हैं। 88 से 100 सीटों का अर्थ ये होगा कि जबरदस्त तरीके से बीजेपी की वहां पर सरकार बनेगी। और अगर वो पिछली बार से कुछ सीटें भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर इस बार चुनाव हुआ है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वहीं कांग्रेस, जिसकी खुद की 27 सीटें आई थी, इस बार गठबंधन में 24 से 36 सीटें आती हुई दिख रही हैं, यानी गौरव गोगोई वहां पर फेल होते हुए दिख रहे हैं। इस एग्जिट पोल के अनुमान में नतीजे 4 मई को ही आएंगे। तो कुल मिलाकर असम के साथ हमने शुरुआत की है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। और अब इसके बाद से हम आपको दिखा देते हैं पुडुचेरी, केरलम दिखा देते हैं। केरला
केरलम जब हम आपको दिखाएंगे तो केरलम में इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। एलडीएफ की सरकार थी, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री थे, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को वो लीड कर रहे थे। वाम दलों की सरकार, उसको अब जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इस अनुमान के मुताबिक, ये अनुमान है, नतीजा नहीं है। तो असम में नंबर्स देखने के बाद आप आ जाइए सीधा केरलम में, जहां पर इस बार 78 से 90 सीटें 140 में से ला सकता है यूडीएफ और उनकी बनेगी सरकार। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन बनता है उसका करना होगा इंतजार। उसके बाद आ जाइए पुडुचेरी, जहां पर 30 सीटों में 16 से 20 सीटें ये एक बार केरला की सीटें दिखा देते हैं वापस, एक बार केरला की सीटें 78 से 90। हाँ, 78 से 90 वहां पर यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कांग्रेस पार्टी लीड करती है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो लीड करती है, उनकी सरकार जाते हुए पिनराई विजयन इस एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक 48 से 62 सीटों पर सिमट जाएगा। हो सकता है कि उनकी सत्ता वहां पर नहीं आए और जिसके वजह से लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह गया, ये हम यहां पर कह पाएंगे। जबकि बीजेपी हो सकता है कि खाता खोले, 0 से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा दल है। हो सकता है कि बीजेपी को खाता खोलने का मौका एक बार फिर यहां पर केरल के भीतर मिल सकेगा। पुडुचेरी के नतीजे भी अगर हम देखें तो यहां पर एनडीए, अंजना, एनडीए अगर आप देखें तो यहां पर 16 से 20 सीटें लाता हुआ, जिसमें एआईएनआरसी जो कि पार्टी है जिसके साथ गठबंधन में, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं एन रंगासामी, और बीजेपी मिलकर 16 से 20 सीटें ला रही है, जो कि मतलब क्लियर मैंडेट है उनके पक्ष में जाता हुआ और उन्हीं की सरकार बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो पुडुचेरी बीजेपी रिटेन कर रही है अपने पार्टनर के साथ, वहीं पर असम में फिर से बीजेपी रिटेन कर रही है, लेकिन केरलम में वहां पर सत्ता परिवर्तन है और अब कुछ ही देर में तमिलनाडु का नंबर आपके सामने आने वाला है। डिस्क्लेमर का लाइन एक बार फिर बोलना ये जरूरी नतीजा है। नहीं है ये नतीजा नहीं है, 4 तारीख को जाएगा। देखिए, केरल में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है, क्योंकि पिछली वहां पे उनको लोकसभा का चुनाव जीता, 1 सीट, तिरुवनंतपुरम में उनका मेयर बना, और उसके बाद ये उम्मीद थी कि तिरुवनंतपुरम के आसपास की सीटों पर उनका असेंबली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। केरल में ट्रेडिशनली आरएसएस की शाखाएं देश के दूसरे इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा लगती रही। उसके बावजूद भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स केंद्र में की गई और जिस तरीके से ईसाइयों को अपने तरफ लाने की कोशिश की गई, उससे ये लगा था कि शायद करेंगे। टॉम वडक्कन वगैरह गए थे, जिस तरीके से एफसीआरए वगैरह के मसले पे इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, उसका नतीजा ये कि यहाँ पे ये सीटें दिखाई पड़ रही। मेरे लिहाज से केरल के एक जल्दी से इस बात का भी एडिशन, बहुत ही निराशाजनक। ठीक है, एक और जल्दी से असम में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा है? बिल्कुल निराशाजनक है, आज बेहद नहीं कह रहा हूँ, निराशाजनक। नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ बता दिए भाई। नहीं, भाई मैं तो- आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कम से कम 10 असेंबली सीट होंगी ना वहाँ पे, सुनो तो सही। आप 10वीं में जीत पा रहे हैं, मंत्री भी है जो त्रिशूल मंत्री भी है, और आपका तिरुवनंतपुरम में मेयर भी है, सुनो, मैं इसमें तो क्यों नहीं बोलते खराब प्रदर्शन है? मैं जानता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं, 3 सीटों का भविष्य दिखाई पड़ा तो मुझे कुछ नहीं कहना। बंगाल में लेफ्ट खत्म नहीं, हुआ अगर था, 3 तो पे उसके दिखाई बाद पड़ा तो मुझे बीजेपी कुछ का नहीं राइज कहना, शुरू हुआ था। मुझे कुछ नहीं कहना। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका कारण है क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, जो कॉम्युनल है। अब आप हमेशा मुसलमान से आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। क्यों घबराते हो? मैं कह रहा हूं कि मैं केरल पे बात कर रहा हिंदू हूं, लोग- आपने वहां के ईसाइयों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लगातार उनके साथ मीटिंग्स आपने की, गिव मी प्रोटेक्शन की या नहीं की? आई कांट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम डायलॉग बोलो यार, मुझे याद अंजना नहीं आ रहा। कश्यप। कौन सा वाला? वो जो आप बंगाली में बोल रही थी वो। अच्छा, निजीर समोय हाँ, बोला। निजीर समोय। हमारे समय में नहीं बोला। निजीर समोय आपके बोला। समय मैं मेरे इसलिए समय को दोनों लोग खा गए। मैं साहिल, देखो ऐसा है कि हिंदू वहां का जो वोट होता है वो लेफ्ट के साथ इसलिए कंसोलिडेट करता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा वहां मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाती है। अरे मुस्लिम लीग लेफ्ट के साथ भी रही है, क्या बात करते हैं आप? जरा केरल का अगला मुख्यमंत्री वाला अगर होगा तो दिखा दीजिएगा, क्योंकि केरल की बात चल रही है तो वहां उसके बाद असम की बात ये चलेगी। दोनों लोग एक सच को ठुकरा रहे हैं कि 11.3% केरल में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। पिछले जरा एक मिनट, अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए केरल के? ये जरा देख लीजिएगा। पिनरई 33% विजयन को लेकर 33% लोग अभी भी कह रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर 21% वोटों के साथ वीडी सतीसन है, और तीसरे नंबर पर 11% वोट के साथ है कोई भी यूडीएफ का कोई कैंडिडेट। मतलब वो चाह रहे थे यूडीएफ जीतेगा तो यूडीएफ का किसी को ले आए। उसके बाद 8% वोट के साथ रमेश चन्नितला, और उसके बाद से केसी वेणुगोपाल का तो काफी कम है, 3% है। तो मतलब केसी वेणुगोपाल ही 9% बनेंगे। एनी कैंडिडेट फ्रॉम एनडीए। इसका मुझे मतलब लगता है नहीं कि बनेंगे। एनडीए के जो सपोर्टर्स थे वो काफी वोकल थे। सतीसन ही बनेंगे। उन्होंने भी 9% कहा है कि एनडीए का सतीसन ने कोई चली थलावी से कोई सीएम बन जाए। सतीसन ही बनेगा।
प्रदीप गुप्ता प्रदीप हमारे गुप्ता साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी, सबसे पहले असम पर चर्चा करते हैं। असम का सबसे बड़ा टेक अवे क्या माने? क्या महिलाओं में लोकप्रियता और बढ़ी है हेमंत बिस्वा शर्मा की? और अगर इतनी सीटें वो लाने में कामयाब होते हैं तो ये उनकी लीडरशिप पर इस बार मुहर लगेगी, क्योंकि पहली बार उनके चेहरे पर चुनाव हो रहा है। प्रदीप जी। जी बिल्कुल ठीक कहा अंजना जी आपने। ये बड़ी जो सक्सेस है जो देख पा रहे हैं आप, प्योरली हेमंत बिस्वा शर्मा की ही है ऑन टू अकाउंट। एक कि उनका जो परफॉर्मेंस है और सरकार का जो परफॉर्मेंस है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको जानने और देखने में दिलचस्पी होगी कि अलायंस असम के अंदर दोनों अलायंस बड़े हैं, कांग्रेस प्लस प्लस बीजेपी प्लस एनडीए। पिछली बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी की मजबूत पार्टी मानी जाती थी, और बीपीएफ जो कि बोडोलैंड की जहां की 15 सीटें आती है वहां की बड़ी पार्टी मानी जाती थी, और तीनों ने साथ में चुनाव लड़ा। और यूपीपीएल जो दूसरी बोडोलैंड की बड़ी पार्टी होती थी उसने चुनाव लड़ा एनडीए के साथ और 7 सीटें जीती। इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने सक्सेसफुली क्या किया है अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, एक तो बीपीएफ के साथ अलायंस किया, नंबर 1 उनको कांग्रेस से इधर पर लेके आ गए। नंबर 2 बात उन्होंने करी कि यूपीपीएल, चूंकि बीपीएफ इधर आया तो यूपीपीएल नाराज हो गई, लेकिन नाराज होके उनने मेक श्योर किया कि वो जो है कांग्रेस के साथ अलायंस ना हो, उन्होंने सेपरेट चुनाव लड़ा। एआईयूडीएफ का भी अलायंस कांग्रेस के साथ ना हो, उन्होंने सेपरेट चुनाव लड़ा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों अलायंस के बीच में जो अंतर है 10% पॉइंट का, उसका का पूरा श्रेय यानी वोट परसेंटेज आपके एग्जिट पोल में साफ नजर आ रहा है कि एनडीए के पक्ष में वोट परसेंटेज का गैप बढ़ा हुआ नजर आ रहा है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। जो कांग्रेस का अलायंस वहां पर असम के भीतर हम देख सकते हैं वहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन एक सवाल, आपने अलायंस की बात करी, वो बात तो वहां पर दिखाई दे रही थी, लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी यहां पर नजर आता है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही थी कि डीलिमिटेशन की वजह से जिस तरीके से वहां पर परिसीमन अलग अलग मतदान जो चुनाव क्षेत्रों का हुआ है उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ, क्या एग्जिट पोल के रुझानों में यह बात नजर आती है कि यह बाइफर्केशन या पोलराइजेशन जिस तरीके से हुआ है वो सही है? क्योंकि हम साफ देख सकते हैं लोअर असम के भीतर ही कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें जीत पा रही है, बाकी इलाकों में कांग्रेस पार्टी 1 या 2 से ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। तो क्या ये बात सही हम माने? साहिल, पहले आपको और आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि असम एक ऐसा राज्य है जहां है तो मुस्लिम पॉपुलेशन 30%, लेकिन वो पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड 2 क्षेत्र में है। एक बराक वैली सिलचर जिसमें बड़ी आता है, और दूसरा है लोअर असम जिसमें कि बरपेटा, डुबरी ये सब कुछ आते हैं, कोकराझार। तो आप उसको उस लिहाज से शुरू में भी पाएंगे इवन डिलिमिटेशन के पहले कि कांग्रेस की या बदरुद्दीन अजमल की जो भी सीटें आती थी वो लोअर असम और सिलचर के एरिया से ही आती थी। तो उसको आप उस नजरिए से देखिए। रह गई बात डिलिमिटेशन की, तो ये मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ होगा, बट उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता कि ये सबका सब डिलिमिटेशन की वजह से हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। और ये विपक्ष की तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन वही है कि जब हार मिले तो फिर उसके कई वजह खोजे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिर से ये बताते हुए ये नतीजे नहीं है, ये एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल हैं। एक एग्जाम प्रदीप जी का भी होगा जो 4 मई को नतीजे सीधे निकलेंगे। एग्जाम का उन्होंने आज अपना आंसर शीट भर दिया है। आपका डांस देखने को मिलेगा क्या? उनका असली डांस बंगाल को लेकर देखना होगा। प्रदीप जी का असली दिख जाता है और प्रदीप जी का डांस भी दिख जाता है, दोनों उतना ही वायरल होता है। दिलदारी ने ट्रांसपेरेंट आदमी है, तो आप डांस करेंगे कि नहीं इस बार प्रदीप जी? वही मैं कह रहा हूं कि वो तो 4 तारीख को पता चलेगा कि एक्सिस माई इंडिया इम्तिहान में कितना सफल हुआ, उसके हिसाब से मेरा डांस और मूव्स तय किए गुप्ता जी के मन दुखी हुई है, गुप्ता जी रो दी हैं, जब गुप्ता जी के मन खुश हुई हैं तो डांस कर दी हैं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ टीएमसी की भी तरफ से जुड़ रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से। लेकिन प्रदीप गुप्ता जी, सबसे कठिन पेपर कौन सा है फिर? क्योंकि 5 पेपर आप दे रहे हैं एक के बाद एक का नतीजा तो आप कल लिखेंगे एक पेपर तो, लेकिन सबसे कठिन पेपर कौन सा नजर आ रहा है? पुडुचेरी सबसे कठिन वही बंगाल का ही है जो कल लिखने की कोशिश की जाएगी। देख लीजिएगा पूरा, मतलब हेलमेट और सारा कुछ लगा उगा के लिखने बैठिएगा उसका, बंगाल का जो भी लिखिएगा नंबर्स, हेलमेट पैड पैर में लगा उगा के। इन सभी जगहों पर प्रदीप जी आप गए थे?
इन सब जगहों में से मैं 3 जगह गया था, पौंडीचेरी तो नहीं गया मैं, और लगभग कितनी लोग आपकी केरला टीम पे से गया गए था। हुए थे? आपकी टीम से कितने लोग लगभग गए थे, और पूरा नहीं, सैंपल देखिए, साइज अगर बता दें? अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग थे। जैसे 42 थे असम में, हम असम की बात कर रहे हैं तो 42 लोग, क्योंकि असम में काफी समय मिल गया, 9 तारीख को चुनाव हो गए थे, उसके बाद आज हम 29 तारीख को ही बात कर रहे हैं, तो 15-20 दिन का अच्छा खासा समय मिल गया, तो वहां पे उतने बड़े रिसोर्सेस लगाने की दरकार नहीं पड़ी। तो इस तरह से होता है अंजना जी, कि समय कहाँ पर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्सेस का कितना डिप्लॉयमेंट करना है हमको अपने सर्वे। असम यहाँ के पर भीतर तो और एक बात सबसे पूछना, बड़ा बवाल है। एक और बात जल्दी असम को लेकर भी पूछना है, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा का जिक्र यहां पर होता है। हेमंत बिश्व शर्मा के लिए ये मैंडेट माना जाए, या बीजेपी की पूरी पॉलिसी जो वहां पर रही, खास करके असम जैसे राज्यों में, उसका ये मैंडेट माना जाए? पहला तो मैं मानूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का ही मानना चाहिए, और उसमें वो बीजेपी से ही आते हैं तो नेचुरली उनके साथ जुड़ा होगा, बट उनकी जो अपनी पर्सनालिटी और वो जो पर्सनल कनेक्ट और पर्सनल लेवल पे जो बहुत कुछ कर पाते हैं, वो बहुत कम चीफ मिनिस्टर होते हैं जो ये सब चीजें कर पाते हैं अदर देन प्रशासन को छोड़ के। जरा वही बंगाल बात पर है। भी पूछ ले क्या, क्योंकि अभी सिद्धार्थ वोटिंग यादव- खत्म हो रहा है तो। हाँ नहीं, अगर अभी है वो तो कुछ पूछ ही बोलेंगे लेते नहीं, हैं। आप गुप्ता जी को जाने नहीं है। नहीं, गुप्ता जी फोन अरे, भी बंद कर देते हैं कोई बात और नहीं, अपना आप मुंह भी बंद कर आप लेते आंकड़ा हैं। मत दीजिएगा, अनुमान मत दीजिएगा, लेकिन जो नंबर्स दिख रहे हैं, पूछ के क्या करेंगे? नहीं, 90% के ऊपर जा रहा है सेकंड फेज में भी वोटिंग प्रतिशत, फर्स्ट फेज में 92% जा चुका है, तो इससे आपका काम आसान हो गया है कि और कठिन हो गया है? इसका तो जवाब दे सकते हैं। नहीं, बंगाल की जहां तक बात है, मैंने पहले भी बताया था दूसरी जगहों पे कि हमने फर्स्ट फेज में कोशिश करी, 60 से 70% लोगों ने बात ही नहीं की, मुंह ही नहीं खोला, और करीब 20 से 30% लोगों ने बताया, बट 20 से 30% लोगों के बिना पे आधार पे 70% लोगों का अनुमान है। नहीं लगाया जा ठीक रहा। है, फेयर इनफ, फेयर अब इनफ। दूसरे फेज का वेट करेंगे और याद आ उसके गया बाद आपके आएगा। हालात पर, हाँ, बताइए। मंजिल न दे, चिराग न दे, हौसला तो दे। नहीं, हौसला उनके पास कम नहीं है, हौसला में कोई कमी नहीं है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये लोग असल बोल क्यों नहीं एग्जाम रहे? उनका होने वाला है अभी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपनी तैनाती हम खूब करते हैं, ये जितने TFC लोग वालों हो से सकते पूछिए हैं उनको भेजते हैं। आप लोग सीएपीएफ की तैनाती से परेशान क्यों हो जाते हैं? ये देखिए दादा, वहां भी मैंने आपके साथ शो किया, बार बार मैं यही पूछ रही थी, 58 लोग मारे गए थे पिछली बार। इसका तो स्वागत होना चाहिए कि अगर इस तरह की हिंसा रुकी है इस बार, अभी तक तो कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। ये घटना एक मैं आपको बता देता हूं, ये एक व्यक्ति है, ये आप पता कर लीजिए अपनी टीम से कि ये अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट भी किया है कि इनके नेतृत्व में ये जो बीएसएफ, ये जो सीएपी, ये जो केंद्रीय वाहिनी है, इनकी जो टीम आई हुई है, इन्होंने वोट देने जाते वक्त ये बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति अपने हाथ से चल भी नहीं पाता है, वो अपने बेटे के साथ वोट देने जा रहा था, उसको धक्का उक्का दिया और ये व्यक्ति घर पहुंचने के पहले मर गया। ये अब कौन आप से बोल इलाके दीजिए, की कुछ भी तस्वीर आप कुछ दिखा रहे हैं, नहीं। जरा एक बार फिर बता दीजिएगा, हम इसको अलग तरीके से, अपने तरीके से उदय कंफर्म भी करेंगे। नारायणपुर में, उदय नारायणपुर, अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट की है, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी की ट्वीट है, हमारे नेता, आपको ये सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी। मैं खुद वोट देने गया था आज सुबह में, मुझे याद है, मैं खुद वोट देने गया था। मेरे बारे में अंजना जी, उस दिन हवा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा शॉल थोड़ा उड़ने की वजह से इन्होंने मुझे सहायता की। सीएपीएफ जो है, उनका काम है कि जो कोई व्यक्ति जा रहा है उनको नजरदारी रखना कि भाई हम देखभाल कर रहे हैं, मगर आप वहां पे धमका रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, वोटरों को क्या धमका आपको रहे हैं, किसी ने महिलाओं को धमकाया धमका आज? रहे हैं। हाँ, एकदम धमकाया। हम तो नॉर्मल वोट देने जा रहे थे, मुझे कहा गया कि भाई फोन आप नहीं ले जा सकते, मैंने फोन गेट पे पकड़ा दिया, पीछे से चिल्ला चिल्ली 4-5 जवान आ गए। अरे दादा, फोन हम लोग भी फोन नहीं ले तो जा हम लोग भी सकते नहीं ले हैं। जाते हैं। कोई नहीं ले अरे जाता है ठीक बूथ है। में फोन लेके। अरे मैं कहा कह रहा हूं, मैं फोन दे रहा हूं, मगर जो बदतमीजी जो कर रहे हैं वो नहीं करना है। अरे भाई, रविंद्र कहा कि मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा पता है? जोड़ा साकू में रविंद्रनाथ टैगोर का जो घर है, वो मेरा पोलिंग स्टेशन, वहां पे बूथ पे मैं वोट देने जा रहा हूं, और उस जगह पर खड़ा होकर बंदूक लेकर के वो खड़ा है, और वो आदमी इस तरह से बदतमीजी महिलाओं से कर रहा है, तो उसका तो मैं प्रत्यक्ष खुद मैंने देखा है और मैंने खुद प्रतिवाद दादा, किया जरा है। एक बात का जवाब इसका भी ठीक है दे सर, दीजिएगा। आप अपनी प्रदीप तरफ गुप्ता से अभी आरोप बोल रहे लगा थे रहे हैं, यहाँ एक सेकंड रुक पर। जाइए, अपने नहीं, आरोप आरोप इसलिए लगा रहे हैं, है। लेकिन इतना ही कहूंगी दादा, आपको सुनिए कि यही आर्म फोर्सेस ना वहां पर दम लगा के पूरी तरह से तैनात है, और 58 मौतें जो पिछली बार हुई थी, वो एक केस आप बता रहे हैं, हम उसका छानबीन कर रहे हैं। आपके नेता ने ट्वीट किया, वो भी हम बता रहे हैं दर्शकों को, आपको हमने पूरा बताने दिया,
लेकिन इसके अलावा कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो कहीं पर तो जहां क्रेडिट ड्यू हो देनी चाहिए। अगर मैं मौतें देता हूं। नहीं हो रही है, मैं- अगर हिंसा नहीं हो रहा है, तो यू शुड सल्यूट दैट, यू शुड सल्यूट मेरी दैट। बात सुनिए। नहीं, एकदम ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हिंसा नहीं हुई है, आपके हिसाब से हिंसा नहीं हुई है। डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, बैनर हटा दिए गए, मोदी जी के बैनर लगेंगे, ममता दीदी के नहीं लगेंगे। अरे हम क्योंकि हत्या ये की चुनाव बात कर होगा। रहे हैं सर। नहीं, ये सच्चाई हत्या की है, बात कर रहे हैं। ये सच्चाई हम है। हमारे मौतों नेत्री की का बात बयान कर सुन रहे हैं। लीजिए ना, ममता बनर्जी का बयान सुन लीजिए। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित की सिद्धार्थ बात यादव मत- जी, दादा इसका जवाब दादा आप दीजिए। दादा बस एक सवाल आपसे ये है, एक सवाल आपसे दादा ये है, अगर हाँ। सीए सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने लोगों को डराया, धमकाया, रोका, तो उसके बाद इतना रिकॉर्ड टूट कैसे गया वोटिंग का? नहीं, रिकॉर्ड टूटने की वजह है 84। बंगाल के अंदर में लोग जागरूक है राजनीतिक। 84%, 85% की पोलिंग होती थी। मरे हुए वोटरों के नाम छाट दिए गए। 90 लाख लोगों के नाम काटने के बाद जो बचता है माल, उसमें से आप परसेंटेज करेंगे ना। आप नंबर ऑफ नहीं, वोटर्स की नहीं, बात नहीं, करिए। नहीं, एब्सोल्यूट नंबर में, एक सेकंड। एब्सोल्यूट सुन नंबर में लीजिए, स्वयं सुन प्रकाश लीजिए, पुरोहित जी, 2000 नंबर आप नंबर समझ नंबर- लीजिए। स्वयं प्रकाश जी नंबर समझ लीजिएगा। मैं फेज आपके 1 सामने में नंबर बता रही हूँ। 19 लाख मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया हुआ है 2021 के मुकाबले, और अब तक जो उसकी आंकड़े वजह आए हैं 2021 उसके मुताबिक में 27 लाख 27 वोटों सेकंड आवाज में। नीचे कीजिए। पुरोहित जी, चिल्ला चिल्ली क्यों करना है सर? अब तो वोटिंग खत्म हो गई। अब 4 मई को रिजल्ट आना, उसके बाद से अगर जीतिएगा तो आप नाचिएगा, हम भी आपके साथ म्यूजिक बजा अंजना, देंगे। एक सवाल- देखिए, एक सेकंड नंबर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो वोटिंग आई है, कुल वोटर 2026 में 6,82,51,008 वोटर है। हम एग्जैक्ट नंबर आपको बता रहे हैं दादा, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक 5 बजे के जो नंबर्स आए थे, 5 बजे के नंबर्स और पहले फेज के नंबर्स को मिलाकर 6,25,75,404 लोगों ने वोट किया। दोनों फेजेस का 5 बजे तक का, आज का, उस दिन का टोटल वोटिंग, यानी पिछले बार के 2024 के लोकसभा चुनाव से 20 लाख ज्यादा लोगों ने इस बार वोट डाला है, और 2021 के विधानसभा चुनाव से एब्सोल्यूट नंबर में 27 लाख ज्यादा लोगों ने वोट किया है। भयभीत लोग कैसे वोट डाल सकते हैं? भयभीत लोग कैसे वोट डाल सकते हैं? बीजेपी यही कह रही है, भय से भरोसे तक। पर मिस्टर सिद्धार्थ यादव, अब आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि उनके पोस्टर्स हटा दिए, उनकी नेता ने भी कहा कि उनके पोस्टर्स हटा दिए, उनके झंडे हटा दिए, उनके लोगों को रोक दिया है। सिद्धार्थ जी, देखिए अंजना जी, जिस और प्रदेश असम के अंदर असम पर आप बधाई ले चुनावों सकते हैं। में 50, असम पर आप 60, बधाई ले 70, सकते हैं। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, पुदुचेरी पे असम ले पर आप सकते हैं। बधाई ले सकते हैं, पुदुचेरी पर ले सकते हैं, लेकिन जी। केरलम में 0 to 3 में ही लग रहा है मामला। मुझे अंजना जी बस 2-2.5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सभी राज्यों पर जवाब दे देता हूँ। मैं पहले पश्चिम बंगाल से शुरुआत करता हूँ। थोड़ा जहाँ ब्रेक पर करके लीजिए ना सर, 50, 2-2.5 मिनट 60, भाषण हो 70, जाएगा। 100 लोगों हाँ, की मौत जल्दी। होती हो वहां। अरे 30 सेकंड तो दे दीजिए साहिल हाँ, जी, लीजिए, इतनी लीजिए, क्या लीजिए। आपत्ति होगी? केरल की भी चर्चा नहीं, कर रहा नहीं, हूं, आप लीजिए। क्यों चिंता करें? पश्चिम बंगाल लीजिए, के तुरंत बाद लीजिए, केरल पे आऊंगा, मुझे लीजिए। पता है आपको वहीं की ज्यादा चर्चा करनी है। पश्चिम बंगाल के अंदर 100 लोगों की हत्या चुनावों के दौरान हो जाए, और वहां पर आज हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है, और टीएमसी के प्रवक्ता आपके शो पर बैठ करके कह रहे हैं सीआरपीएफ जो है बंदूक लेकर के खड़ी है। तो क्या लेकर के खड़े हो? संदेश लेकर के खड़े हो? आपके गुंडों को आए तो संदेश खिलाए वहां पर, क्या लेकर के खड़े हो सीआरपीएफ? अरे कहीं चुनाव भयमुक्त हो पा रहा है, कहीं लोगों को ऐसा अवसर मिल रहा है कि वो ज्यादा संख्या में जाकर के अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं, तो उस पर इतना भी भयभीत नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के आंकड़े तो अभी थोड़ी देर में आप ओपिनियन पोल में दिखाई देंगे, और मैं कोई सेफोलॉजिस्ट बनकर उस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। हमने जमीन पर बहुत मेहनत करी है, हम बड़े आश्वस्त हैं, इसलिए वो आंकड़े 4 तारीख को भी और आपके ओपिनियन पोल में भी मुझे विश्वास है कि आएगा। पर केरल, मुझे जानते हैं, मेरे को विश्वास है कि साहिल जी को चिंता है कि हम केरल की ज्यादा बात करें। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ ग्राउंड था, हम इससे इनकार नहीं करते, और केरल में हम बड़ी मेहनत कर रहे थे। हमारा जो वोट शेयर केरल के अंदर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम बहुत राज्यों में दुनिया के अंदर, देश के अंदर जहां चुनाव लड़ते थे, पहले हमारी सीटें नहीं आया करती थी। हम पिछले चुनाव में भी केरल में 0 सीटों पर थे, पर हम इस बार अपना खाता भी खोलेंगे, वोट शेयर को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, और अच्छी निर्णायक जो एलडीएफ यूडीएफ का जो एक डिली डॉली गैंग चला करता था, हम उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का एक प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास है। असम आपने दिखाया, मैं भी आशुतोष जी को सुन रहा था। केरल पर तो कह रहे हैं निराशाजनक है, बहुत निराशाजनक। जहां 0 सीट थी अब बढ़ रही है, खाता खुल रहा है, वो बहुत निराशाजनक है। पर असम के अंदर तीसरी बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी
प्रो इनकम्बेंसी साबित करके अपनी सरकार बनाने जा रही है, उस पर आशुतोष जी को इतनी बेईमानी करनी है तो इतनी भी बेईमानी मत करिए। मेरा आग्रह ऐसा है कि विश्लेषण करें तो उसको ईमानदारी से तो करें। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं अंजना जी। आप इन सभी आंकड़ों को और देश भर के चुनावों को अगर देखेंगे, एक चीज मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। जो स्वरूप इंडिया अलायंस का चला करता था, या तो वो टूट जाएगा, नहीं तो उसको पूर्ण रूप से वापस उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात और पक्की है कि उसका नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में नहीं होगा। जितनी आपसी फुटअव्वल, जितना लीडरशिप क्राइसिस, पर कांग्रेस तो केरल में वापसी कर रही है सिद्धार्थ यादव जी। केरल में, केरल में ठीक है, लेकिन केरल में वो वापसी कर रहे हैं, तो ये एक तो +1 उनका भी हो गया ना। अपने में सर फुटे हुए। नहीं अंजना जी, आप दे दीजिए उनको +1 कुछ एंटी इनकम्बेंसी का, मान लीजिए आज कहने को है, पर वो तो इंडिया अलायंस में तो दूसरे वालों को भी शामिल करके चलते थे। मैं पूरे इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं। आज इंडिया अलायंस का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल समाप्ति की ओर है। एक विश्लेषण मेरा और है, कम्युनिज्म हमारे देश में कम्युनिस्टों की जो सत्ता चला करती थी वो भी अब समाप्ति की ओर है। वो अपना अंतिम चरण उनका वो केरल में देखा करते थे, वो भी अब समाप्त हो रहा है। और सिद्धार्थ जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही होगी कि जैसे पश्चिम बंगाल के भीतर वैक्यूम है, सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, जैसे पश्चिम बंगाल के भीतर कम्युनिस्ट वोट आपने ले लिए पश्चिम बंगाल के भीतर, केरल में भी आपको मौका मिलेगा अगर एलडीएफ वहां पर जाती है तो। हालांकि कई लोगों को लगता है कि वो इतने जल्दी नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि वो भी हो। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको हमने वादा किया था कि हम आपको कंफर्म करके बताएंगे। 1 मिनट आता हूं मैं आपके पास। जो हम गेन करेंगे साहिल जी, कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो ट्वीट आपके तरफ से दिखाया जा रहा था उस पर चुनाव आयोग के तरफ से इसी ऑब्जर्वर का स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने कहा है कि पूर्ण चंद्र डोली, ये 82 साल के वहां के शख्स है, वो वोट देने के लिए वहां पर आए हुए थे, लेकिन वोट देने के बाद वो गिर गए वहां पर बीमारी के वजह से या बाकी किसी की वजह से। धक्का मुक्की और हाथापाई। नहीं, उनका ये कहना है कि उसके वजह से गिरे। उनका बेटा उनके साथ में था, उन्हें अमता अस्पताल ले जाया गया, ट्रीटमेंट दी गई। वहां पर खुद चुनाव आयोग के वहां के अधिकारी है, वो वहां पर जा चुके हैं। ये उनका अधिकृत स्टेटमेंट चुनाव आयोग की तरफ से आ चुका है। जो बात आप यहां पर रखने की कोशिश करें तो इसके लिए पूरा मामला अब एक बार फिर आप पर आकर रुकता है कि जो आपके वहां के कार्यकर्ता वहां पर करते हैं उसको लेकर सवाल उठता है। एक बार फिर जो आपने खबर रखी थी उसका कंफर्मेशन हमने दिया है आपको। साहिल भाई, बीजेपी ठीक है, उस खबर की बात को आप डिसऑनर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो व्यक्ति अब स्वर्गवासी हो गया है, उसके बारे में कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। मुद्दा है बंगाल के अंदर में राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। बंगाल में जब 2011 में हमारी सरकार आई, तब से लेके अब तक आप बोलेंगे कुछ लोग राजनीतिक हिंसा में मरे हैं, आफ्टर पोल कुछ उसको रंजिश बोला जा सकता है, व्यक्तिगत रंजिश। आपने देखा होगा एक एक बूथ में, एक एक गली के अंदर में, और एक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, गुंडा। गुंडा शब्द बिहार में यूज हो सकता है, यूपी में हो सकता है, बंगाल में बड़े भाई को दादा बोला जाता है। जो अगर एक गली के अंदर में अगर सपोज करिए मेरा सौरभ भाई है और वहां पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, 6 बजे चला रहे थे। एक सेकंड, वो वाला वीडियो निकालिएगा जिसमें सड़क पर एक आदमी पकड़ के और गली में वहां पर मार रहे हैं। एक बार दिखाइए वो वीडियो। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक सेकंड, ये जो आपने अभी नॉमेनक्लेचर किया ना, आवाज नीचे कीजिए, नॉमेनक्लेचर किया ना कि बिहार में गुड्डा बोल सकते हैं, बंगाल में नहीं। एक तो राज्य के आधार पर इस तरह का स्टीरियोटाइप आप ना फैलाएं। ये गुंडे नहीं है तो ये क्या है? एक आदमी पकड़ के उसको रख रहा है कि सामने वाला आके पीटेगा, फिर वो भी धो रहा है, वो भी धो रहा है, लाठी डंडा फ्री स्टाइल, ये क्या है सर? 70 के दशक में बिहार में हुआ करता था, जो आज बंगाल में हो रहा है। जो चीज है तो बिहार में तो कम से कम बिहार से तुलना आज के दिन में वो नहीं करें, वो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब लालू यादव किसी का भी हो, वो बीजेपी का हो तो, टीएमसी का हो तो वो गुंडा ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि बिहार में गुंडे होते हैं और बंगाल में नहीं होते हैं। प्लीज स्टॉप दिस। नो 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 स्टीरियोटाइपिंग दादा, नो स्टीरियोटाइपिंग ऑफ स्टेट्स। प्लीज टेक इट बैक, टेक इट बैक। गलत बात है, अच्छी बात नहीं। नो नो नो, बिहार में हो सकते हैं गुंडे, यहाँ नहीं हो सकते, ये मत बोलिए, गलत बात। नहीं, मैं बिहार के गुंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्द की बात कर रहा हूँ। नहीं होती है, यहाँ दादा बोलते हैं, मैं शब्दावली की बात कर रहा हूँ। आप तो हिंदी अच्छा बोलती है। गुंडा नहीं, गुंडा होता है वो ठीक है, दादा को गुंडा नहीं बोल सकते। दादा आपके यहाँ 2021 में 58 लोग मारे गए थे, वो आप ही गुंडाई थी। ये टीएमसी के गुंडे लोग मारे थे उन लोगों को। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोल देंगे। 60,000 लोग आसाम भागे थे और झारखंड भाग करके चले गए थे। सिंपल है, जो सभ्य तरीके से
रहेगा, जो उसको पिटाई नहीं, करेगा वो गुंडा, जो पिटाई करेगा फिर वो वो गुंडा। टीएमसी हो या बीजेपी का हो या कोई किसी और राज्य का का हो, है, उससे क्या किसी फर्क राज्य पड़ता का हो। है? ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब ठीक है, दीजिए, जो तो आरोप को लगा रहे हैं उस पर जल्दी से जरा आशुतोष सिद्धार्थ जी से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, जरा कह दीजिए आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगा कि मैंने केरल के बारे में बात कर ली तो बहुत तकलीफ हो गई। मैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने तिरुवनंतपुरम में जब उनकी मेयर का चुनाव हुआ था, जब वो जीते थे, तब उन्होंने कहा था दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट। और केरल की पॉलिटिक्स में बुनियादी बदलाव आ गया है। तो बुनियादी बदलाव अगर ये कि 308 सीटें अगर जीते हैं तो बुनियादी फिर तो कहना पड़ेगा ना कि भाई बेहद खराब प्रदर्शन है। हम तो फैक्ट के आधार पर बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहे हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं आपको। नहीं आसाम में नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है। आसाम में प्रियंका गांधी का परफॉर्मेंस है भाई, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, सुनिए ना, जवाब सुनिए। अरे प्रश्न पूछा, उत्तर सुनिए। संगीत रागी ने आपके तरफ से जवाब दे दिया यहाँ पर। आपकी ओर से एक सवाल इससे ये, तो केरल में प्रियंका गांधी का कैसा रहा है? अरे सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, जवाब इंचार्ज नहीं थी बाय द वे। कांग्रेस से पूछो। वायनाड से सांसद बन सवाल गई आप है। नहीं ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब सिद्धार्थ जी दीजिए। जवाब दे रहे हैं ना, जरा सुन ले। बोलिए, बोलिए, सिद्धार्थ जी जी। देखिए इतना ध्यान से ये पीएम को सुनते हैं, नोट करते हैं, पहले मार्क्स दीजिए इनको आप। 18% एकदम यूनिक ट्रैक है। नहीं, फुल मार्क्स है इनके। आशुतोष जी के तो फुल मार्क्स है। हम सारे तो कहीं और पिछली अपनी कहीं पार्टी से कटवा के आए सारे नंबर, हमसे नंबर लेके क्या करेंगे। पर मैं तो कह रहा हूं अगर 17, 18 और 20% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जाने वाला हो, कुछ 1-2% आप कम कर सकें तो वो बात अलग है, पर अगर ये जाने वाला हो, हमारे लिए बहुत बड़ा काम है ये। हम केरल में शून्य वाली पार्टी थे, हम केरल में आप मेरी बात का बुरा न माने, पार्टी थे। आज केरल में मेरी हम बात अपने का बुरा पैरों न पर माने खड़े हो रहे हैं और किसी एलडीएफ यूडीएफ की हमको आवश्यकता नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, अरे आशुतोष जी आप पॉलिटिशियन नहीं है भैया, शांत हो जाइए। इतना भी आप विश्लेषक का भूमिका निभाइए, एक्टिंग तो करिए, एटलीस्ट एक्टिंग करेंगे अच्छा लगेगा। अब मैं जवाब दे दूं पॉलिटिकल पर्सन का, जो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं और जो जिस प्रकार का टीएमसी कह रही है, जिस पार्टी के नेता जहांगीर खान कहते हो मैं पुष्पा हूं, तो पुष्पा कौन है? पुष्पा कोई दादा तो नहीं है, बड़ा भाई तो नहीं है। जो बॉलीवुड और मूवीज में से भी अपने आप को माफिया से कंपेयर करना चाहते हो, उनको गुंडा कौन होता है उसकी परिभाषा टीवी पे बैठ करके हमको समझानी पड़ रही है। जिनके गुंडे पूरे बंगाल में दहशत फैलाते हो, उसको गुंडे की परिभाषा हमको टीवी पे समझानी पड़ रही है। अरे पश्चिम बंगाल अब इससे आगे बढ़ चुका, आप लोग अति कर चुके थे, इसलिए बस हो चुका। मैं ठीक है, एक सेकंड, एक खबर आ रही है, कोट कर दूं आपको, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा है हाईएस्ट एवर परसेंटेज ऑफ पोलिंग इन वेस्ट बंगाल इन बोथ फेज 1 एंड फेज 2 सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद से आज तक के पूरे पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। और उन्होंने कहा है इसके लिए उनका नारा है चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है। और देखिए, आजादी के बाद जब पिछली बार सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ था, आजादी के बाद 2011 में जब परिवर्तन हुआ और वाम दलों की सरकार को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी कामयाब हुई, तब भी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आजादी के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ था। इस बार भी क्या वैसा ही कुछ हो सकता है मिस्टर पुरोहित? मैं एक एनालिस्ट के तौर पर नंबर्स आपके सामने रख रही हूं। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, दो चीज है कि 2021 का चुनाव के पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप उसको भी देखिए। लोकसभा चुनाव में इनके पास नंबर थे, कितने नंबर थे? 19 नंबर थे। 19 लोकसभा सांसद जीत करके गए थे। पुलवामा कांड हुआ था और 300 से ज्यादा सीट पूरे देश के अंदर में पुलवामा कांड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2021 का जब चुनाव हुआ, कोरोना महामारी थी, अब की बार 200 पार का नारा दिया और इनकी सीटें आई 77। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर में इनके पास सीटें रही 12 घट करके, और उसके बाद में जितने भी चुनाव है सब ये चुनाव हारे हैं। और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, इसमें जो भी एडिशन डिलीटिशन जो भी करा करके इन्होंने जो मृत वोटरों के नाम कटे हैं, परसेंटेज उसकी वजह से राई होता है। नंबर ऑफ वोटर 20 लाख बढ़े हैं, 7 लाख ऐड हुए हैं। एक काउंटर क्वेश्चन, आपने उनकी हर जीत की वजह बता दी। उन्होंने कभी ये कर दिया, कभी पुलवामा कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अच्छा, 2014 में काहे जीते थे? नहीं, 2014 में जो एक अन्ना आंदोलन हुआ था ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अच्छा, बता, आशुतोष जी ने जितवाया था।
नहीं एकदम मीडिया अगेंस्ट करप्शन का ये भी फायदा जाते लिया थे था नारा इन्होंने। लगाने। उसी का फायदा लिया था जर्नलिस्ट थे लेकिन टोपी पहन के नारा लगाते थे। उस समय नारा लगाया था। टोपी पहने थे आप भारतीय जनता पार्टी टोपी पहने थे, बीजेपी टोपी पहने थे, टोपी पहने थे, टोपी पहने थे, पछता तो रहे ना, टोपी लेकिन पहने पछता तो रहे ना। साहिल पछता तो रहे ना, टोपी लेकिन पहन करके करते थे। टोपी पहने थे। नहीं, ठीक है। But should I regret जल्दी से सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आ रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर में अभी तक देखिए तो ये +2 आपका है, लेकिन वो आप रिटेन कर रहे हैं। केरल में +1 कांग्रेस का हो रहा है। अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आना बाकी है। तो अभी इन 5 चुनावों में मुझे लगता है कि बंगाल ही सबसे हाई वोल्टेज रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी वहां सबसे ज्यादा चुनौती वहीं पर रहने वाली है। इवन प्रदीप गुप्ता की भी चुनौती। और एक बात सिद्धार्थ यादव ने टिप्पणी की थी, इसके लिए मैं उनको बताना चाहता हूं। साहिल 5 जगह का चुनाव सिद्धार्थ जी, जरूर हुआ, 14% वोट शेयर, 14% वोट शेयर केरल में आपको दिखाया जा रहा है। यह बड़ी बात है। 14% वोट शेयर आपको दिखाया जा रहा है बीजेपी के लिए। आशुतोष जी, 14% अगर इस चुनाव में वो ले रहे हैं बीजेपी कंसिस्टेंटली मैं 10% के आसपास करता हूं। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इट्स अ माइलस्टोन रिटन इन द गोल्डन लेटर। तब आप सुन नहीं रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का मैंने उदाहरण दिया कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद वहां की राजनीति बदली। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम से समय लगेगा ना, नहीं थोड़ा समय लगेगा। 14% इज अ तो गुड हम नंबर। कहें ना कि उसका परफॉर्मेंस खराब है। चलिए सिद्धार्थ यादव, हमें क्या दिक्कत है? और एक टिप्पणी मेरी आपसे इस पर भी चाहिए। आप पहले इस पर बात कर लीजिए, उस पर जरा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का जिक्र हुआ है तो एक और जिक्र होना बहुत जरूरी है। चलिए सिद्धार्थ यादव। मैं साहिल जी सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जब से अभी आज तक को देख रहा हूं, आपने पहली बार केरल में हमारी परफॉर्मेंस को लेकर के हमारी तारीफ करी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आशुतोष जी का तो हम रोज करते ही रहते हैं धन्यवाद। आशुतोष जी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। हमारे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। हम उनकी बात का ना बुरा मानते ना अच्छा मानते। कहीं और पर मैं पश्चिम बंगाल का और निशाना लगा रहे हैं। हाई वोटर मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति पर आप निशाने लगा रहे हैं। नहीं मैं नहीं ठीक कर रहा है साहिल को। ठीक, देखिए ऐसा नहीं है साहिल आपके लिए इशारा मैं कहीं निशाना नहीं लगाना चाहता, पर पश्चिम बंगाल के हाई वोटिंग परसेंटेज का आप जिक्र कर रहे थे, मैं उस पर भी एक विश्लेषण आपको बता देता हूं। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर 2 बातें तो अभी जैसा अंजना जी कह रही थी, परिवर्तन जब होगा, पहले भी जब परिवर्तन हुआ बहुत बड़ी वोटिंग हुई थी, इस बार भी परिवर्तन का मूड बना हुआ है, इसलिए बहुत हाई नंबर्स में वोटिंग हो रही है। पर कई लोग इसको SIR बाकी चीजों से जोड़ना चाह रहे थे। एक विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। मैं लगभग 2 महीने से ऊपर पश्चिम बंगाल में लगा करके आया हूं। अंजना जी से भी वहां मिलना हुआ था जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। जो कोर वोटर था पश्चिम बंगाल में TMC का, जिन बूथों पर TMC को वोट मिलते हैं, और वो कौन से बूथ हैं आशुतोष जी अच्छे से जान सकते हैं, मेरे बात बोलेंगे तो वो बता भी देंगे आपको। वहां पर पहले भी 90% से ऊपर वोटिंग होती थी, पर जहां भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहता था या हिंदू बाहुल्य वोटर्स जहां रहते थे, वहां पर हम पहले वोटिंग पैटर्न 70-75 तक ही अधिकतम देखा करते थे। आज उन बूथों पर भी 85%, 87% की पोलिंग हो रही है, तभी ये एवरेज निकल करके 92-93% पे जा रहा है। जो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर ये भयमुक्त वातावरण बन पाया है। मैं कहता हूं आप और हम सब लोग, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, देश के अंदर अगर मतदाता भयमुक्त होकर के वोट कर पा रहा है, इससे बड़ी कोई लोकतांत्रिक जीत नहीं हो सकती है। और ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है जो हमको सबको करनी चाहिए। बहुत कम घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ या TMC के गुंडे नहीं उतरे या उनने इंटिमिडेशन नहीं किया, पर जिस पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों की जानें जाया करती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा करके लोकतंत्र को सींचा है। वहां पर अगर ऐसा चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते चुनाव आयोग का जितनी तारीफ हो सके उतनी कम है कि 2 चरणों में बंगाल के भीतर उन्होंने चुनाव करवाया और वहां पर किसी भी तरीके से हिंसक घटना का कोई भी जिक्र नहीं है। ये फ्री स्टाइल कुश्ती तो कई जगह पर हमें दिखाई दी है, उसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2021 में 300 वायलेंस की घटना है, 58 लोगों की मौत, 2 चरणों में चुनाव होने के बावजूद भी कहीं भी इसका जिक्र नहीं दिखाई दिया। ज्ञानेश कुमार यहां पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वो कायम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और रिकॉर्ड कायम हो रहा है सिद्धार्थ यादव जी, जिस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। आज चुनाव खत्म हो गया, वो 27 लाख वोटर्स अब वोट नहीं कर पाएंगे। अब ट्रिब्यूनल चाहे 3 साल बैठे, 5 साल बैठे या 6 साल बैठे, इस बार के चुनाव में उनको चुनाव से वंचित रखा गया है। इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं आज होना चाहिए, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुका है। एक भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं एक हक की भी बात होती है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
नहीं, निश्चित तौर पर साहिल जी, आप जानते हैं, आपने बहुत क्लोजली बंगाल में रिपोर्टिंग करी, जहां पर 23 तारीख को चुनाव था, वहां 21 तारीख तक लोगों के नाम शामिल करे गए। जहां आज चुनाव हो रहा है, 136 तारीख तक लोगों के नाम 136 नाम हमारे और कल के आज के चुनाव में 1335 नाम, 26,95,000 नामों का नाम तो एक वोटर का भी बहुत बड़ा नाम है। आप एक नाम कह रहे हैं, हमने कह रहा हूं 136 क्यों, एक नाम भी बड़ा नाम है। जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो रही हो, जिस प्रक्रिया को मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिले करने का कोई प्रयास ना छोड़ा हो, जिस प्रक्रिया में जजेस को बंधक बनाने का काम कर दिया गया हो, वहां पर भी हमने हमारी लिस्ट की सूचिता बनाने के लिए इतना बड़ा एक काम किया, इतनी बड़ी मशीनरी लगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निर्देशन में होने वाले कार्य पर कोई ऐसा हल्की टिप्पणी मुझे भी नहीं करनी चाहिए और किसी को नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए कि एक बार अगर हमारी नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई गलत व्यक्ति वोट ना डाले और कोई सही व्यक्ति छूटे नहीं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, वो 26,95,000 वोटर्स का क्या होगा? अभी चुनाव के नतीजे आएंगे तो कहीं भूल तो नहीं जाएंगे आप उसमें? स्वयं प्रकाश, हमने तो उनको कानूनी सहायता दी है और हमने ही जुड़वाए हैं, जो नाम जुड़े हैं। इन्होंने तो 1,33,00,000 लोगों के नाम काटने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए और वो वापस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वालों का नाम कटवाया, उनको वापस जोड़ा। इन्होंने बहुत वर्किंग की है। कौन तृणमूल कांग्रेस का छोटा सा किस गली का कर्मी है, उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरा एक मित्र है, महेश शर्मा पार्षद है, उसके ड्राइवर को, वो बेचारा किसी बुढ़िया आदमी को एम्बुलेंस में लेके जा रहा था, उसको बोल दिया उसका वोटर, वो शायद यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, मगर उसको गिरफ्तार करके रख लिया। ऐसे कितने लोग हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इलेक्शन कमिश्नर की जो मशीनरी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम की है, उन्होंने क्लियर, बस हमारा तो यही आरोप है। ये आरोप यही कभी आरोप खत्म है। नहीं होंगे, ये आरोप कभी खत्म नहीं होंगे। आप क्यों नहीं होंगे? घटनाएं गिनाएंगे, कुछ घटनाएं वो गिनाएंगे, दोनों तरफ से गिनाएंगे। शशि शेखर, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है, बात का ख्याल रखना होगा। रुको सुबह से 8-10 घंटा एग्रिंग कर चुके हैं, थोड़ा सा एक एक करके बोलते हैं हम, सब लोग चिल्लाएंगे तो आवाज कान में लग रही है एकदम हम भी बैठे हैं ऐसे। शशि शेखर जी, हाँ रुकिए ना दादा। शशि शेखर जी, आज बड़ा सवाल ये है कि असम की भी खुशी उतनी ज्यादा नहीं होगी शायद बीजेपी को, बंगाल की अगर पश्चिम बंगाल में वो सत्ता तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब आपको डबल करना है सीट्स। आप खुद ही कह रहे हैं कि आप पिछले जो जहां जहां आज वोटिंग हुई है बहुत कम सीट्स थी उनकी, 18 सीट थी सिर्फ। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज ऑफ वेस्ट बंगाल जो अंग बंग कलिंग गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, वो सपना अचीवेबल लग रहा है आपको? देखिए, इस पर कोई फैसला कुन टिप्पणी करना रिजल्ट आने से पहले, मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन कुछ बातें बिल्कुल जैसे दीवार पर लिखी है। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की मेहनत की है, वो मेहनत अपने आप में अनूठी है। उन्होंने एक एक सीट को ध्यान से देखा, मतदाताओं को ठीक से उन्होंने उसका अपने हिसाब से वर्गीकरण किया और उस वर्गीकरण पर उन्होंने जमकर काम किया। यही सवाल मैं पलट देती हूँ आपके लिए कि पोल किसका दमदार आपको लगा, कैंपेन किसका दमदार लगा? क्योंकि पिछली बार खेला होबे खूब बज रहा था हर जगह। मैं आपको दोनों बातों के जवाब देता हूँ, दोनों तरफ के लोगों को बहुत संक्षेप में बोलूंगा। तो पहली बात यह कि उन्होंने, एक होती है चीज रणनीति, वो मिशेल कहा करता था कि पहले लड़ाई दिमाग में जीती जाती है और उसके बाद बैटल फील्ड में जाया जाता है। सेम अमित शाह ने लड़ाई का एक खाका खींचा, पिछले अनुभवों को उसमें उन्होंने डाला और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे मूर्त रूप देने में वहां जाकर जुट पड़ी। दूसरी बात, उन्होंने जिन चीजों पर हमला किया वो सटीक था। जैसा प्रसून बता रहे थे कि आरजी कर मुद्दा है औरतों में, उन्होंने इस तरह के मुद्दों को चुना जो भावनात्मक थे, जो आवेगात्मक थे और जो आक्रोश फैलाकर उनके पक्ष में जा सकते थे। चौथी बात कि इसके लिए कंसंट्रेटेड एफर्ट को, जिसको पीछे से कहते हैं कवर फायर देना, तो उसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ी, हर तरह से पूरा प्रयास किया। लेकिन वहां मुकाबला किससे था? वो जमीन की खिलाड़ी एक ऐसी महिला है जिसे सड़क पर पिट कर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंका था। वो एक ऐसी महिला है, जब उसने समर्थन दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को तो उनकी नींदें हराम कर दी थी। वो जिनके साथ होती है उनको भी जीने नहीं देती और जो साथ नहीं होता वो तो जी ही नहीं पाता। तो वो बड़े पूरे ताकत से लड़ी और अंदाज लगभग वही था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
अब जब ईवीएम में सब कुछ कैद हो चुका है, अब जब हमारे अग्रवाल साहब को भी पसीने आ रहे हैं आकलन करने में, और उसके लिए उन्होंने एक दिन का समय मांगा है, मैं अकिंचन, आपको क्या लगता है कि मैं सिवाय रणनीति बताने के नतीजे क्या बताऊंगा? चलिए, तमिलनाडु के नंबर्स कुछ ही देर में आने वाले हैं। हमें बताया गया है कि तमिलनाडु का नंबर आने वाला है। एक सेकंड, तमिलनाडु क्या चैलेंज वहां बरकरार रखते हैं? हमें नहीं मौका देखिए, देंगे। मैं तो साफ, ये भी मौका मैं साफ तौर पे ये कहता हूं कि एक टूल किट पश्चिम बंगाल से निकला है, और अगर ये टूल किट कामयाब होता है तो फिर इसके क्या नतीजे होंगे मुझे नहीं मालूम। 27 एक, अब देखो मैं बीच में नहीं बोलता, बीच में मत बोलिए। 27 लाख वोटरों के नाम कट गए। उसके बाद जो आईपैक था उसके डायरेक्टर को आपने अरेस्ट कर लिया 14 तारीख को, उसके घर पे छापे पड़े। ममता बनर्जी का जो प्रस्तावक था उसके घर आईटी के छापे पड़े। ममता बनर्जी को जो सिक्योरिटी दे रहा था उसके यहाँ छापे पड़े। और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां सिक्योरिटी लगाई गई, ये सब एक टूल किट है। और आज हमको यहां बैठ के सब हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि एक भी आदमी को अगर वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर इस बार आप वोट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार दे लीजिएगा। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते थे ही शुड प्ले एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक भी आदमी का वोट की सिक्योरिटी या उसको रक्षा देने का काम सुप्रीम कोर्ट को था। दुर्भाग्य की बात है यहां पे ये नहीं हुआ है। इसी बंगाल में लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। नहीं, ये आपका, इसी बंगाल, ये आपका आरोप है। अब आप चुप रहिए, ये आपका मैं आरोप, आपको सुना, आगे मेरे साथ सुनिए। लोग ऐसे ही वोट देते थे। नहीं, आप नैरेटिव बनाते हैं, आप लोग ऐसे ही घरों से नहीं निकलने दिया जाता नहीं, आप था। नैरेटिव तू मैंने बनाते नहीं है, तू मैंने नहीं है। देखिए, मैंने उनको ध्यान से सुना और चीखिए, मुझे चिल्लाइए सुनने मत। आमने सामने मुझे देख के बोलिए। आप दूसरी बात, ये पैटर्न पे है कि भाई 77 से क्या 144 से 148 तक भारतीय जनता पार्टी जा जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी आसाम में नहीं गई? क्या भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में नहीं गई? क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नहीं गई? भारतीय जनता पार्टी उस थ्रेशोल्ड को हमेशा ऐसे ही जंप करती रही है। एक दूसरी बात, जब हम ये कहने लगते हैं कि भाई एक भी वोटर का वोट देने का अधिकार से उसे वंचित नहीं रखा, क्या ये जो 58 लोगों को मारा गया था उससे पहले कितनी वहां 3000 से ज्यादा गुंडागर्दी वहां पर हुई थी, 300 वायलेंस हुआ था, तो वो क्या इसके लिए नहीं सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं एप्पल वो नहीं कर रहे हैं। ना 27 लाख में बोलिए ना, नहीं देने दिया जाता था। मैं कह रहा हूँ 27 लाख में तो बोलिए, उसमें चुप क्यों है आप? अरे वोट नहीं देने दिया जाता था। 27 लाख में तो बोलिए, उसमें तो बोलते नहीं आप लोग। जिस समय बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी को कुचला जाता था, तब तक डेमोक्रेसी कहां कुचली जा रही, दुनिया देख रही है। दुनिया के अखबारों में लिखा जा रहा, हमें दुनिया के सारे अखबारों में लिखा जा रहा 27 लाख हमें दुनिया के अखबारों से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि बांग्लादेश का आदमी आकर के भारत के अंदर वोटर बन करके वोट दे रहा हो, उसको चिंता, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए और उसको बचाने का काम कौन कर रहा था? आप ही के गिरोह जैसे लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अफवाह फैलाने का काम, ये अफवाह है। देखिए, हमारे सम्मानित मेहमान हैं, मरे हुए तो लोग, हम आपको बाहर भी भेज सकते हैं, दोनों हैं। जाके बाहर लड़ लीजिए। अब इतनी हिम्मत ताकत बची नहीं है कि आपके साथ मतलब अभी थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, कंसिडरेशन में है, शुभेंदु उसको हम अधिकारी टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस करके आज क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन एजेंट के पास बैठ के शुभेंदु अधिकारी भी अब ठंडा पी चुके हैं 6 बजे के बाद। ठीक है, उनकी लड़ाई भी अभी जब इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही दोनों की। मतलब ये हर बार ये हमारी लड़ाई नहीं और जैसे ब्रेक होगा फिर दोनों एक दूसरे से रख रहे हैं। बैठ के शाम में कहाँ मिलना है उसका प्लान बनाएंगे दोनों। और हमारा कान इधर अलग पका रहे हैं। लेकिन जो इश्यूज हैं वो बड़े हैं और इन सबके बीच आज रिजल्ट अभी तमिलनाडु का उसके लिए दोनों ने अलग अलग गन मेरे अगल बगल रख दिए। क्या कि आज आप खिलाई पिलाई। अरे भाई बड़ा कौन है? चलिए, लेकिन अभी तमिलनाडु के रुझान आना बाकी है, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर हो सकता है कि पहली बार काफी सालों बाद डीएमके और एआईडीएमके के अलावा एक तीसरी पार्टी वहां पर उभर सकती है। ये एक अंदेशा वहां पर नजर आ रहा है। पुडुचेरी में उसका एक छोटा सा किरण हमें दिखाई दिया, छोटा सा, क्योंकि 2 से 4 सीटें वहां पर टीवी के जीत सकती है, ये दिखाई दे रहा है। तो क्या तमिलनाडु के भीतर उसका करते हैं तो साहिल ये होगा कि किसको वो नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। डीएमके को या कांग्रेस को, क्या अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ होता तो क्या अच्छा कर लेते? बीजेपी
से हम लोगों ने गृह मंत्री से भी सवाल किया था, वो उस पर बहुत कीन थे नहीं। तो कुल मिलाकर केरलम में जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें यूडीएफ की सरकार बन रही है 78 से 90 वोटों के साथ। वहीं असम में आप देखिए सेंचुरी तक छू सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी कामयाबी होगी। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा वहां प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने भी उठाया था। पर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल अब आ गया है। मुझे लगता है तमिलनाडु में टीवी के बदल सकती है खेल। ये बड़ी खबर, जो विजय वहां पर सुपरस्टार है। टीवी के को 98 से 120 सीटें मिल सकती है। ये सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ा देश के इतिहास में अगर ये होता है तो एनटी रामाराव के बाद किसी और एक्टर ने इस तरीके की चीज हासिल की होगी। लेकिन डीएमके को भी उतनी ही सीटें करीब करीब एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल दिखा रहा है। यानी हंग असेंबली की सिचुएशन तमिलनाडु के भीतर हो सकती है कहीं ना कहीं। एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल ये बता रहा है सबसे ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके को। एआईएडीएमके जयललिता के मृत्यु के बाद एक चुनाव में एआईएडीएमके 77-78 सीटों तक रह गई थी, लेकिन इस बार एआईएडीएमके भी उनकी सीटें घट सकती है। टीवीके को अब डीएमके को 92 से 110 सीटों का अनुमान एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में बताया गया है। एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें मिल सकती है, यह उसमें लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, टीवीके को विजय की पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है फॉर्म होने के बाद, उस पार्टी को भी करीब करीब 92 से 110 सीटें मिल सकती है, यह अनुमान यहां पर लिखा गया है। और अगर अपर एज आ जाता है तो देखिए सरकार बना लेंगे टीवी के, मतलब असेंबली हो जाए, सरकार बना सकते हैं। अगर यही बड़ी आता खबर है ये, बहुत है, अगर यही आता है तो एआईडीएमके को तोड़कर या एआईडीएमके के समर्थन से विजय सरकार बना लेगा। अगर यही परिणाम होता है तो अगर प्रदीप गुप्ता को ला सकते हैं तो वापस लेके आइए जरा। एक सेकंड, क्योंकि 120 प्रदीप आ गया, गुप्ता को पूछना बहुत जरूरी है, उनको 120 जरा आ ले आइए गया, वापस। तब तो वो सरकार बना लेंगे। अपर एज जो उनके पास है 234 कुल सीटें हैं, चाहिए 110 और इधर से आप ले लीजिए 15, 118 सीटें चाहिए। 18 सीटें चाहिए, 118 सीटें चाहिए। 118 सीटें। और अगर वो 120, ये बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यानी डीएम के अनुमान के तमिलनाडु लिए में हमेशा से व्यक्ति पूजा का एक रहा है और जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहे हैं उनको लेकर थलाइवा कहा जाता था रजनीकांत को, इनको तलपति कहा जाता है विजय को। सुपरस्टार है वहां के। यहाँ तक कि एक घटना भी स्टैम्पीड की हो गई थी जहां पर ये गए थे, हालांकि उस पर उन्होंने बाद में आकर अपनी तरफ से माफी भी मांगी थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी उसकी वजह से आती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर विजय इतने बड़े उथल पुथल को अंजाम दे देते हैं तमिलनाडु में तो ये बहुत बड़ा फेरबदल कहलाएगा। विजय का चमत्कार से कह लीजिए, एक सुपरस्टार का फिर से फैन फॉलोइंग का उनके साथ खड़ा होना, लेकिन इससे स्टालिन की जो बादशाहत है तमिलनाडु में वो खतरे में दिखाई देगी। और उसके साथ साथ उनके बेटे उदयनिधि जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके लिए भी आगे की दिशा मुश्किल हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में एआईएडीएमके के लिए एग्जिस्टेंस का खतरा बन सकता है, क्योंकि एआईएडीएमके अब तक वहां पर जयललिता के बिना पार्टी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और एक बड़ी बात अंजना, अगर हम देखें तो इस रुझान में यह दिखाई देता है कि सिर्फ टीवी के ही असली एक पार्टी है जो सत्ता अपने बलबूते पर बना सकती है, क्योंकि हायर इसमें अगर देखें तो वो सत्ता बनाने की स्थिति में जा सकते हैं, जबकि डीएमके 92 से 110 सीटों तक सिमट रही है। यानी बहुमत के आंकड़े से डीएमके कहीं ना कहीं पीछे है। कांग्रेस को कितनी सीटें वो अभी देखना बाकी है। कांग्रेस और बीजेपी अगर सीटें नहीं ला रहे हैं तो ये लायबिलिटी साबित हुए। अगर नहीं ला रहे हैं तो ये लायबिलिटी साबित हुए। दूसरी बात ये कि विजय ने एक प्रवृत्ति को भी साहिल उजागर किया है कि तीसरा साफ सुथरा आदमी आता है तो उसका स्कोप बनता है। आप देखिए कभी अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही उभरे थे, अगर आप देखिए तो मोदी जी भी ऐसे ही उभरे थे, गुजरात मॉडल साफ सुथरा। तो एक नया आदमी साफ सुथरी छवि लेकर आया, बिना किसी पार्टी बनाए, बिना कुछ, सीधे कूद पड़ा। अगर इससे पहले अन्ना की सफलता को देखें तो अन्ना ने भी इससे पहले 5 इयर्स अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने के बाद चुनाव लड़ा था। मैं एमजी रामचंद्रन की बात कर रहा हूं।
तो एमजी रामचंद्रन भी 5 साल राजनीति करते रहे, फिर लेकिन चुनाव शशि जी है। उसमें मजे की बात यह कि एमजी रामचंद्रन पहले से डीएमके में शामिल थे। हाँ, वो 5 साल कोषाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। अलग पार्टी बना के 5 साल वो Correct. लगे रहे, फिर लेकिन लड़े। वो पॉलिटिक्स में पहले से थे। एनटी रामाराव का फेनोमेना देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल, 6 बिल्कुल। महीने के भीतर पार्टी बनाई और और कहां से टीडीपी कहां? 6 महीने के भीतर सत्ता में आ गई। अगर विजय ये बात करके दिखा देते हैं तो ये repeat करता एनटी है। रामाराव की चमत्कार। बात, ये चमत्कार सिर्फ किसी और ने किया होगा तो विजय ने किया होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर हम इसको स्प्लिट करें, क्योंकि आखिरकार डीएमके हो या एआईडीएमके, वो अलायंस में वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, तो अलायंस के भीतर भी अगर हमें इसमें देखना होगा कि इसके नतीजे किस तरीके से देखते हैं। लेकिन डीएमके सिर्फ डीएमके अकेले, कांग्रेस के नंबर्स अभी तक इसमें दिए नहीं है, तो जो भी नंबर्स हम देख रहे हैं वो डीएमके के अपने अकेले के बलबूते पर 92 से 110 सीटें डीएमके वहां पर जीत सकती है। टीवी के अपने अकेले के बलबूते पर, क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, 98 से लेकर 120 सीटें जीत सकती है। और एआईडीएमके 22 से 32, यानी एनडीए तो वहां पर किसी भी तरीके से किसी सूरत में दिखाई नहीं देती। लेकिन डीएमके के अलायंस में डीएमडीके और कांग्रेस, जिनके भरोसे पर कहीं ना कहीं डीएमके को लग रहा था कि एक बार फिर वो सत्ता में आ पाएंगे, वो चीज फिलहाल मुश्किल यहां पर नजर आ रही है। और एक बड़ी बात, एआईडीएमके के अलावा, यानी जयललिता के अलावा तमिलनाडु के भीतर रिपीटेड सरकार लाना ये कोई और हासिल नहीं कर पाया है। और अगर ये नतीजे सही निकलते तो स्टैलिन को भी ये मौका नहीं मिल पाया। यही बात यहां पर नजर आई। ये बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड का ये जबरदस्त संन्यास, जबरदस्त सर 2-3 और नंबर्स जो आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जब आप उन्होंने जो कास्ट वाइज वोट शेयर दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 64% मुस्लिम वोट जो है वो डीएमके के साथ इंटैक्ट है। उसमें हालांकि वो बता रहे हैं कि 9% की गिरावट आई है। 53% क्रिश्चियन वोटर्स गए हैं डीएमके की तरफ, 5% का इजाफा है। यहाँ पर अगर आप विजय को देखिए, टीवीके को नहीं गए 31%, सिर्फ 30, बड़ी बात है। नो, अरे जीरो सर, से 31%। 0 से 31 गए ना सर। 0 से 31 हाँ, गए, पहली बार लड़ बट रहे ही हैं इज ना। क्रिश्चियन, हाँ, बट ही इज क्रिश्चियन। नहीं, लेकिन बड़ी बात आप देखिए उसमें विजय क्या है? जोसेफ। शेड्यूल कास्ट, जो दलित वोट आमतौर पर डीएमके का सबसे बड़ा उनका बैकबोन वो होता था। 47% आ गया इधर। 47%, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट 42 और 47%। और कुल वोट शेयर अगर हम देखें तो डीएमके और टीवीके का वोट शेयर जो प्रेडिक्ट किया गया है 35% पर डीएमके और टीवीके का वोट शेयर यहां पर दिखाया गया, जबकि एआईडीएमके 23% तक घटता हुआ यहां पर दिखाया हालांकि गया। आपका सवाल वैलिड है शशि जी, क्योंकि क्रिश्चियन वोटों में जो है ना वो डीएमके के इजाफा भी हुआ है। इस बार 53 पर वो पहुंचे हैं, तो 5 का इजाफा दिख रहा है। ये नतीजा नहीं है, नतीजा नहीं अपने है, दर्शकों को लेकिन- फिर से बता दें, नतीजा नहीं है ये नहीं कि कास्ट वाइज विश्लेषण सुन लिया तो आप लोग उसको नतीजा माने। 4 मई को ही नतीजा और एक नंबर जरा दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। अगर ऑप्शन पूछा गया कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में टॉप पोजीशन पर एक्टर विजय है। 37% वोट एक्टर विजय को उसमें मिल रहे हैं। 35% पर एमके स्टैलिन है। पलानी स्वामी जो एआईडीएमके के मुख्यमंत्री रहे हैं वो 22% पर। अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 और बाकी अदर्स जो है वो 1 या 2 पर है। लेकिन एक्टर विजय जो है वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी सबसे ज्यादा नंबर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी विजय ने पूरी विजय एक तरीके से तमिलनाडु के कमाल कर दिया, विजय कमाल विजय कर दिया। अगर कमाल है ये सही निकलता है तो इसके 2 मायने और भी हैं। स्टूडेंट्स, नौजवान, महिला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम वोटर्स, युवा महिलाएं, और ये जो बाकी जातियों का जो हिसाब किताब है, ये सब मिला के विजय को उसने यहाँ तक पहुंचाया। यानी कि ये युवा उम्मीदों का रिजल्ट है अगर ये है तो। और ये पुराने पॉलिटिशियंस की वो जो घिसी पीटी स्टाइल थी उसके खिलाफ भी एक बतादेश है वहां पर। और इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि जब आप देखिए तो हमने आपको बता दिया स्टालिन 35 पर है, लेकिन विजय सबसे ऊपर 37 के साथ है। पलनी स्वामी को आप देख रहे हैं वो 22 पर है, और अन्य का तो मनामलाई वगैरह का उतना क्रेज अगर रहा नहीं पिछले यही चुनाव में फिर भी था। बंगाल और असम में भी अगर इसी तरह का कोई व्यक्ति खड़ा होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। नया चेहरा, हाँ, नया कोई ऐसा चेहरा कि जो असरदार साबित नया हो। आकर्षक असरदार। तमिलनाडु के अंदर जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जयललिता के मरने के बाद वहां जिस तरीके से एआईडीएमके के अंदर झगड़े हुए, ओपीएस वर्सेस ईपीएस, शशिकला वर्सेस फलाने, दिनाकरन, इन सब चीजों को लेकर, और लास्ट मिनट पे
मेरी बात शायद लोगों को अच्छी पसंद ना है, लास्ट मिनट पे जिस तरीके से ये परसेप्शन किया कि दिल्ली से एआईडीएमके को कंट्रोल किया जा रहा है, ये भी एक परसेप्शन वहां पे था। तो ये डिमोलिशन एआईडीएमके की पॉलिटिक्स का है। अगर एआईडीएमके इंटैक्ट होती तो निश्चित तौर पर इस बार जो है या तो डीएमके साफ होती अगर टीवी के खड़े हो रही थी जी, लेकिन चूंकि डीएमके अभी भी अपने आप को ठीक ठाक रखे हुए, मतलब कम से कम हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन एआईडीएमके का तो पूरी तरीके से सफाया नहीं, और जो बात आप कह रहे हैं ना आशुतोष जी, ये क्लासिक एग्जांपल है कि क्षेत्रीय दलों में अगर आपका जो सबसे टॉल लीडरशिप है वो गिर जाता है, करिश्माई नेतृत्व जो है वो अगर टूट जाता है तो पार्टी के बिखरने के संकेत बहुत मिलते हैं और हर कोई फिर सोचता है कि जो ज्यादा ताकतवर है उसकी तरफ झुके, अपने आप को बचाएं और इसी टसल में फिर पूरी पार्टी का एक सबसे बड़ी बात इस पे यह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कई बार जिक्र होता है। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके का सत्ता में परिवर्तन लाना और तमिलनाडु एक सेकंड पूरी बात कर साहिल, पूरी बात साहिल सुनो ना तुम, एक सेकंड। इसमें सबसे बड़ी बात है स्टारडम फैक्टर। केरला में नहीं चलेगा ये एक्टर फैक्टर, कहीं और नहीं चलेगा। तमिलनाडु में, आंध्रा में चलता है, आंध्रा में चलता है और तमिलनाडु सब जगह नहीं चलता है। भाजपा तो स्थान को जिता के नहीं, उसका अलग उदाहरण भी मिल सकते हैं। देखिए एक सेकंड, डीएमडीके कैप्टन विजय ने पार्टी बनाई थी, नहीं चल पाई थी। चिरंजीवी ने पार्टी बनाई थी, प्रजातंत्र पार्टी नहीं चल पाई थी। देखिए, आप एक्टर है, इसी डर से आए नहीं, सिर्फ एक्टर है, इसी की वजह से उसको पार्टी आखिरकार चिरंजीवी को कांग्रेस में मर्ज करनी पड़ी। साहिल देखो, देखिए सिर्फ एक्टर पे नहीं तो कमल हासन लौट गए। साहिल देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप हम सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर भी निकल कर अगर देखें तो हंगरी में एक आदमी खड़ा होता है, इतने पावरफुल आदमी खड़ा 2 साल के अंदर पूरी सत्ता बदल देता है। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जैसी इतनी पावरफुल चीफ मिनिस्टर को, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, अरविंद केजरीवाल आते हैं और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये लीडर जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग कुछ कर सकता है, विश्वास जता दे, तो लोग उसके बाद भरोसा करके उसको कैडर बेस्ड पार्टी को मात देना। साहिल देखो, वो बहुत बड़ी बात होती है। आप हरियाणा के अंदर देखो, आप तमिलनाडु के भीतर डीएमके और एआईडीएमके का कैडर इतना डीप रूटेड कैडर है, उस बात आपकी सही। आप हरियाणा में देखो, बीजेपी 6% की पार्टी थी, त्रिपुरा के अंदर बीजेपी कहीं नहीं थी, असम के अंदर बीजेपी कहीं नहीं थी। आपको एक अगर उम्मीद हो कि भाई ये विकल्प है, हम कर सकते हैं, तो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का एक तरीके से रिजेक्शन भी है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि जब आप वही घिसी पिटी अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पार्टी में बिखराव है और एक नया बड़ा सितारा जो वहां पर था वो लोगों के बीच गया, उसने लगातार लोगों के साथ संपर्क साधा, अपनी पार्टी में टाइम दिया, कई सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि उनका जो स्टारडम फैक्टर है उसको मैं बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दूंगी, वो सबसे बड़ी वजहों में से एक है। महिलाओं में बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। और एक बार फिर लेकिन आपको बता दें, ये नतीजे नहीं है, ये अनुमान है, ये एक्सिस माय इंडिया के अनुमान है।